जियांग फे ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी है, प्लीज ट्रेड एक्सेप्ट करो। हाँ ठीक है। 7 स्टार वॉरियर ने जल्दी से सिर हिलाया और ट्रेड एक्सेप्ट कर लिया। व्हाइट टाइगर्स डाउनफॉल पहनने के बाद 7 स्टार वॉरियर को एक इमेंस अपग्रेड मिल गया था। वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि शायद सिर्फ जियांग फे ही उससे ज्यादा ताकतवर था। इस सुपरचार्ज स्ट्रेंथ के अलावा 7 स्टार वॉरियर को 7 एडिशनल स्किल्स भी मिल गई थीं, जिससे उसकी बैटल कैपेबिलिटीज और भी बढ़ गईं। जियांग फे के करीब खड़े होने पर लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट 7 स्टार वॉरियर को 3000 एक्स्ट्रा हेल्थ पॉइंट्स और अटैक पावर में 20% का इंक्रीज देता था। जियांग फे धीरे से बड़बड़ाया, हे भगवान, अगर मेरे पास 4 मिथोलॉजिकल बीस्ट इक्विपमेंट सेट पहने हुए प्लेयर्स की एक आर्मी हो और मैं उनके बीच में खड़ा रहूं, तो क्या हम इनविंसिबल हो जाएंगे? ये पॉसिबल तो था, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें बहुत लंबा समय लगता। जियांग फे के पास इतने सारे इक्विपमेंट सेट्स क्राफ्ट करने का टाइम नहीं था। और तो और क्लॉथ आर्मर टाइप और लेदर आर्मर टाइप वो क्राफ्ट नहीं कर सकता था। दूसरे प्रोफेशन प्लेयर्स की लिमिट्स को देखते हुए अगर जियांग फे एक आर्मी को सप्लाई करना चाहता तो उन्हें हफ्तों नहीं बल्कि महीनों का इंतजार करना पड़ता। वो बस ये सोच ही रहा था और 7 स्टार वॉरियर को इतने एक्सप्लोसिव पावर अपग्रेड की खुशी मनाते देख रहा था कि सुबह के 6 बज गए और सभी को फोर्सफुली गेम से लॉग आउट कर दिया गया। अपनी माँ के साथ नाश्ता करने के बाद जियांग फे क्लास गया, लेकिन घर जाने का टाइम होने तक वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाया। उसी गली के चौराहे पर जियांग फे ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, क्या ये मेरा वहम है या मेरी किस्मत में इस जगह का इतना आइकॉनिक होना लिखा है? कोई उसका इंतजार कर रहा था। फिर से जियांग फे ने बगल में बने एक छोटे से गार्डन पॉन्ड की तरफ ताना मारते हुए कहा, या तो तुम खुद बाहर आ जाओ या मैं तुम्हें घसीटकर बाहर निकालूंगा। जियांग फे उस इंसान की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पा रहा था, इसलिए उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो ओल्ड है नहीं है। हम्फ, धूल चाटो। अगली ही आवाज एक लड़की की चीख थी और अचानक पोनीटेल में बाल बांधे एक जवान लड़की पॉन्ड के ऊपर से कूदी। उसकी मुट्ठी सीधी जियांग फे की तरफ आ रही थी। हैं? जियांग फे थोड़ा चौंका। ये वही लड़की थी जो उससे 2 बार हार चुकी थी। किसने सोचा होगा कि वो सच में उस पर फिर से अटैक करने की हिम्मत करेगी? कुछ बार उसके पंचेस से बचने के बाद जियांग फे ने नोटिस किया कि लड़की का अटैक बेहतर हो गया था। वो पहले से ज्यादा तेज और प्रिसाइज थे। इससे पहले वो बिना किसी स्किल्स या प्रॉपर ट्रेनिंग के सड़क छाप गुंडों की तरह पंचेस मार रही थी। आज वो इसमें काफी प्रोफिशिएंट लग रही थी। सच कहें तो ये साफ दिख रहा था कि उसे ट्रेन किया गया है। फिर भी वो ताकतवर जियांग फे के सामने कुछ नहीं थी। भले ही वो बेहतर हो गई थी, लेकिन जियांग फे उससे कहीं ज्यादा इंप्रूव कर चुका था। ओल्ड हाई ने उसे जो नेमलेस फिस्ट स्टाइल सिखाया था, उसे उसने लगभग परफेक्शन तक ट्रेन कर लिया था। सिर्फ प्योर मार्शल आर्ट के दम पर बिना किसी इक्विपमेंट की पावर के जियांग फे एक लेवल 1 मेटा ह्यूमन का सामना करने के लिए तैयार था। इस छोटी लड़की से लड़ना तो उसके लिए बच्चों का खेल था। 2-3 हिट्स के बाद जियांग फे ने सुपरसोनिक स्पीड से अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसकी एक कलाई पकड़ ली। एक झटके के साथ जियांग फे तेजी से घूमा, जिससे लड़की को भी घूमना पड़ा। अगले ही पल उसने उसकी दूसरी कलाई भी पकड़ ली और उसे लॉक कर दिया। लड़की चिल्लाई, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? अंदाजा लगाओ। जियांग फे ने आराम से लड़की को उठाया और पॉन्ड की तरफ चलते हुए एक ईविल स्माइल दी। तुम कमीने। उसे पता था कि क्या होने वाला है। ये पहली बार नहीं था जब उसके बट पर थप्पड़ पड़ने वाला था। चटाक। जियांग फे की हथेली का लड़की के पीछे पड़ने की तेज आवाज पूरी गली में गूंज उठी। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सोचा था कि कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स सीखने के बाद वो अपना बदला ले लेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से हार जाएगी। 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार हारना कितनी शर्म की बात थी। वो इसके बारे में जितना सोचती उसने उतने ही गुस्से से अपने दांत पीस लिए। ठीक है, इस बार मैं 20 बार मारूंगा। अगली बार जब तुम मुझे दिखोगी तो 40 बार। मेरी एडवाइस मानोगी? ये दोबारा ट्राई मत करना। तुम्हारा बट इतना सूज जाएगा कि दुनिया की सारी सुपर मॉडल्स भी जलने लगेंगी। अपनी पनिशमेंट पूरी करने के बाद जियांग फे को थोड़ा गिल्टी फील हुआ, क्योंकि हर बार जब उसका हाथ लड़की के बट पर पड़ता तो उसे अपनी हथेली में मुलायम फ्लैश महसूस होता था। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि इससे वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। जब जियांग फे ने उसे छोड़ा तो लड़की रोते हुए चिल्लाई, मैं मरते दम तक तुमसे लड़ूंगी। वो तुरंत खड़ी हुई और उस पर टूट पड़ी। जियांग फे तैयार नहीं था। बिना किसी स्टांस के वो लड़की के साथ पॉन्ड में गिर गया। लड़की ने उसे पानी के नीचे दबा लिया और 2 पंचेस मारे जो सीधे उसके चेहरे पर लगे। जाहिर सी बात है उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। जवाब में उसने आराम से लड़की की कलाई पकड़ ली। लड़की गुस्से में चिल्लाई, मैं तुम्हें काट खाऊंगी। फिर से पिटने का ख्याल ही इतना दर्दनाक था कि हाथ पकड़े जाने के बाद भी वो रुकने वाली नहीं थी। वो जियांग फे को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। चूंकि वो पहले ही काटने पर उतर आई थी, उसने झटके से जियांग फे को पानी से ऊपर खींचा और देखा कि वो उस पर मुस्कुरा रहा है। गुस्से से पागल होकर उसने उसकी नाक को निशाना बनाया। वो आ। जियांग फे ने उस बाइट को ऐसे आते देखा जैसे कोई बड़ा एयरप्लेन मीलों दूर से आ रहा हो और आराम से बच गया। जब वो उसे दोबारा काटने के लिए घूमी तो जियांग फे भी उसी वक्त घूमा और इत्तेफाक से दोनों के होंठ टकरा गए।
उस पल लड़की की लड़ने की सारी इच्छा खत्म हो गई। वो सुन्न रह गई। जियांग फे भी पूरी तरह से ब्लैंक था। उसने ऐसा मोमेंट पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो किसी लड़की के सबसे ज्यादा करीब इजाबेला के साथ ही रहा था, और वो भी सिर्फ एक गेम था। ये असल जिंदगी में किसी लड़की को किस करना था। एक कहावत है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो ट्राई करो। अगर तुम्हें ट्राई करने का मौका मिले तो अपना बेस्ट दो। अब जब मौका सामने ही था तो जियांग फे ने भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया और अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी। चूंकि लड़की उसे काटना चाहती थी, इसलिए जब दोनों के होंठ मिले तो उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। जब उसने जियांग फे की जीभ को महसूस किया तो उसके होश वापस आए और उसने जोर से काटना चाहा। लेकिन जियांग फे इतना तेज था कि उसने झट से अपनी जीभ पीछे खींच ली। ताता तुम कमीने, पप्पा परवर्ट। वो बेचारी लड़की इतना हकला रही थी कि एक ड्रिल हैमर भी उससे धीमे वाइब्रेट करता। ये एहसास होते ही कि उसके दुश्मन ने उसका पहला किस चुरा लिया है, उसने उसे धक्का दे दिया। दूसरी तरफ जियांग फे बस पागलों की तरह हंस रहा था। लड़की पूरी ताकत से चिल्लाई, मेरा तुमसे अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ है। तुम बस इंतजार करो। फिर वो जितनी तेजी से हो सकता था मुड़ी और भाग गई। उसे डर था कि कहीं उस लड़के का मन न भरा हो और वो कुछ और करने की न सोच ले। ही जियांग फे वहां खड़ा हंसता रहा और बेचारी लड़की को गली में भागते हुए देखता रहा। अब जब उसने लड़की का फायदा उठा ही लिया था तो जियांग फे को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसे लड़की का नाम तक नहीं पता था। मुझे उसकी आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए तियान्यू से मदद मांगनी चाहिए। अब जब वो उस पर 3 बार अटैक कर चुकी थी तो जियांग फे के लिए उस लड़की के बारे में थोड़ी रिसर्च करना सबसे अच्छा था, जिसके बट पर वो हमेशा थप्पड़ मारता रहता था। मांडा स्क्वायर वापस आकर जियांग फे सीधा 108वें फ्लोर पर गया और तियान्यू के ऑफिस पहुंचा। जब उसकी सेक्रेटरी ने जियांग फे को आते देखा तो उसने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। जियांग फे ने भी सिर हिलाया और बिना नॉक किए उसके कमरे में घुस गया। ये बिल्कुल आउटरेजस है। हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा, वरना वो इसी तरह रूल्स तोड़ते रहेंगे। जब जियांग फे कमरे में घुसा तो सबसे पहली चीज जो उसने सुनी वो तियान्यू की दहाड़ती हुई आवाज थी, जो किसी बड़े ट्रम्पेट की तरह गूंज रही थी। वहां कार्पेट वाले फ्लोर पर एक टूटा हुआ कप और बिखरी हुई कॉफी भी पड़ी थी। तुम आ गए, वहां थोड़ी देर बैठो, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। जब तियान्यू ने जियांग फे को अपने घर में घुसते देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े रिलैक्स्ड लगे, लेकिन फिर भी तियान्यू काफी डिप्रेस्ड लग रहा था। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वो सोफा की तरफ गया और बिना तियान्यू को डिस्टर्ब किए बैठ गया। कुछ और फोन कॉल्स करने के बाद तियान्यू आखिरकार जियांग फे की तरफ मुड़ा। आज तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो? तियान्यू ने पूछा। वो अभी भी बहुत अपसेट लग रहा था। पक्का कोई बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। जियांग फे ने उसे पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। यहां तक कि जब तियान्यू का कार एक्सीडेंट हुआ था तब भी वो इतना गुस्सा नहीं था। अरे, मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। वैसे कोई इमरजेंसी नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? जियांग फे ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मैं तियान्यू बोलने ही वाला था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाते हुए जियांग फे को रुकने का इशारा किया। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, मैं इंश्योर करूंगा कि वो कोऑपरेट करें। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जियांग फे को नहीं पता था कि ये कॉन्वर्सेशन किस बारे में थी, लेकिन वो साफ देख सकता था कि तियान्यू के फेशियल एक्सप्रेशंस पॉजिटिव हो रहे थे। हे, क्या तुम मेरे साथ एक शो देखने चलना चाहोगे? जब तियान्यू फिर से जियांग फे की तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा चमक रहा था। इस बार तुम किसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हो? जियांग फे ने पूछा। क्या तुम्हें पता है कि मैं अपसेट क्यों था? तियान्यू ने अचानक टॉपिक चेंज किया। ये तो बकवास बात है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? जियांग फे ने अपनी आंखें घुमाईं। मैंने जो स्पाई नॉर्थ अफ्रीका भेजा था उसने आज सुबह रिपोर्ट दी है। जापानीज लोगों ने उस न्यूक्लियर प्लांट प्रोग्राम का फायदा उठाया है जो नॉर्दर्न अफ्रीका की मदद के लिए था। उन्होंने चुपचाप डेजर्ट्स के बीच में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मिलिट्री ग्रेड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स। तियान्यू ने चिढ़ते हुए कहा। क्या? जियांग फे हैरान रह गया। भले ही वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन उसे इतना पता था कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से जापानीज लोगों को न्यूक्लियर वेपन्स रखने की इजाजत नहीं है। जापानीज लोग दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद तियान्यू ने गुस्से से कहा। तो तुम्हारा इसके बारे में क्या प्लान है? जियांग फे ने पूछा। मेरा क्या प्लान है? मैं बेशक उन्हें खत्म कर दूंगा, तियान्यू ने घूरते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, मैंने पहले ही 3rd मिलिट्री ग्रुप को टोकुगावा हाउसहोल्ड के न्यूक्लियर प्लांट में इन्फिल्ट्रेट करने का काम सौंप दिया है। जब तक हम टोकुगावा हाउसहोल्ड द्वारा न्यूक्लियर प्लांट में रखे गए निंजा को रास्ते से हटा देंगे, 3rd मिलिट्री ग्रुप उन्हें पूरी तरह से तबाह कर पाएगा। चूंकि जापानीज लोगों को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की इजाजत नहीं है, इसलिए अगर हम उन पर अटैक भी कर दें तो वो आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। निंजा? जियांग फे साफ तौर पर तियान्यू की बातों पर ध्यान दे रहा था। लेकिन तियान्यू की बात का मैं पॉइंट ये नहीं था। बिल्कुल सही, ये प्रोग्राम अभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन टोकुगावा हाउसहोल्ड चला रहे हैं।
सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर टोकुगावा हाउसहोल्ड ने अपने लगभग सारे निंजास वहां तैनात कर दिए हैं। मेरी पहले ओल्ड मन है से फोन पर बात हुई थी। अलायंस ने टोकुगावा हाउसहोल्ड के निंजास को खत्म करने की मेरी रिक्वेस्ट मान ली है। उसके बाद मेरा थर्ड मिलिट्री ग्रुप उस जगह को तबाह कर देगा। हाँ, तियान्यू ने कहा। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे ओल्ड मैन है ने पूछा था कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? हाँ, तियान्यू ने कहा। ओल्ड मैन हाई और बाकी लोगों की नज़रों में जियांग फे एक रुकी था। एक लेवल 4 मेटा ह्यूमन की कैपेबिलिटीज होने के बावजूद उसके पास बैटल पावर और एक्सपीरियंस बहुत कम था। इस बार वो जियांग फे को सिर्फ इसलिए साथ ले जाना चाहते थे ताकि उसे ट्रेन किया जा सके और उसकी बैटल कैपेबिलिटीज बेहतर हो सके। हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूं। जियांग फे की आंखें चमक उठीं। जब से हाँ तियान्यू ने बताया था कि जापानीज लोग चुपचाप न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो इसके बारे में ही सोच रहा था। जियांग फे को अभी सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वो न्यूक्लियर फ्यूल था। अब जबकि जापानीज लोगों के पास रेडीमेड न्यूक्लियर फ्यूल था, जियांग फे को उम्मीद थी कि वो उसे उसी तरह चुरा पाएगा जैसे उसने पहले R&D लैब को चुराया था। आखिर ये एक न्यूक्लियर प्लांट था तो इसमें काफी सारा नॉन मिलिट्री न्यूक्लियर फ्यूल भी होना चाहिए। जियांग फे के लिए अपनी मिस्टीरियस रिंग का लेवल बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा मौका था। ठीक है, हम आज रात ही निकलेंगे। हाँ, तियान्यू ने खुशी से कहा। अरे यार, तुम वीकेंड तक वेट क्यों नहीं कर सकते? मुझे अभी स्कूल भी जाना है, जियांग फे ने शिकायत की। हम और इंतजार नहीं कर सकते, टाइम बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर तुम स्कूल गए भी तो सिर्फ पढ़ने का नाटक ही करोगे। इससे अच्छा तुम छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दो। हाँ, तियान्यू ने तुरंत जियांग फे के लिए फैसला सुना दिया। निकलने का टाइम फिक्स होने के बाद जियांग फे घर गया और उसने अपनी माँ से झूठ बोला। उसने उनसे कहा कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके लिए उसे दूसरे शहर जाना होगा और उसे आज रात ही फ्लाइट लेनी पड़ेगी। भले ही उसकी माँ को उसके इतनी अचानक जाने पर शक हुआ और उन्होंने उसकी बात वेरीफाई करने के लिए स्कूल फोन भी किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हाँ, तियान्यू ने पहले ही चुपचाप स्कूल से कॉन्टैक्ट करके कम्युनिकेशन सेटअप कर लिया था। इसलिए जियांग फे की माँ उसके अचानक जाने का सच नहीं जान पाई और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। जियांग फी ने ठीक आधी रात को मंडा स्क्वायर की छत पर बने हेलीकॉप्टर पद पर हाँ तियान्यू से मिलने का वादा किया था। चूंकि नॉर्थ अफ्रीका पहुंचने के बाद लड़ाई होने के बहुत चांसेस थे, इसलिए जियांग फे ने निकलने से पहले कुछ प्रिपरेशन के लिए गेम में लॉग इन करने का फैसला किया। R&D लैब के होने की वजह से जियांग फे को अब गेम से एक्सटर्नल वर्ल्ड में हेल्थ पोशंस ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि R&D लैब में कुछ न्यूली इन्वेंटेड या स्पेशल पोशंस का डेटा नहीं था, जैसे कि R&D लैब 6 फैंस द्वारा बनाई गई अवेकनिंग पिल को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। भले ही जियांग फे ने हमेशा अपनी क्राफ्टिंग को सपोर्ट करने के लिए इस आइटम का इस्तेमाल किया था, लेकिन बढ़ी हुई ऑब्जर्वेशनल और सेंसिंग एबिलिटीज रियल वर्ल्ड की बैटल्स में भी मददगार साबित होंगी। आखिर जियांग फे अब नॉर्मल इंसानों का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि हाई लेवल निंजास से लड़ने वाला था। 6 फैंस, क्या तुम्हारे पास रेडीमेड अवेकनिंग पिल्स हैं? गेम में लॉग इन करने के बाद जियांग फे ने तुरंत 6 फैंस को ढूंढा। उसने अपने क्राफ्टिंग के काम के दौरान अवेकनिंग पिल्स का पिछला सारा बैच खत्म कर दिया था। मेरे पास 2 बॉटल्स और हैं, 6 फैंस ने जवाब दिया। ठीक है, मैं अभी उन्हें लेने आ रहा हूं, जियांग फे ने कहा। बहुत जल्द उसने 6 फैंस को ढूंढ लिया। अरे हाँ गिल्ड मास्टर, मैंने एक नया टाइप का पोशन बनाया है। क्या आप इसे देखकर बताना चाहेंगे कि ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं? 6 फैंस ने अवेकनिंग पिल्स देते हुए जियांग फे को एक नया पोशन भी पकड़ाया। एम्पावरिंग पिल पोशन, फाइन यूज, इंक्रीजेस स्ट्रेंथ स्लाइटली, ग्रेटली इंक्रीजेस डिफेंस, इफेक्ट्स लास्ट फॉर 30 मिनट्स। ये तो बहुत बढ़िया है, जियांग फे की आंखें चमक उठीं। ये आइटम बिगिनर लेवल डिफेंस एनहांसमेंट पोशन के अपग्रेडेड वर्जन जैसा था। भले ही गेम में इसके इफेक्ट्स बहुत ऑर्डिनरी थे, लेकिन रियल वर्ल्ड में हाई लेवल निंजास से लड़ते वक्त इसका बहुत बड़ा असर होगा। जियांग फे की जान बचाने के लिए ये पक्का एक बेहतरीन आइटम था। हे, तुम सच में मेरे लकी स्टार हो। ऐसे ही मेहनत करते रहो। अवेकनिंग पिल्स की 2 बॉटल्स और एम्पावरिंग पिल मिलते ही जियांग फे ने उन्हें अपनी स्पेशल रिंग में स्टोर किया और गेम से लॉग आउट कर दिया। 0541। रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद जियांग फे ने तुरंत 0541 को जगाया, जो अभी भी गहरी नींद में था। कैप्टन, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? 0541 ने पूछा। मुझे डेटा के 2 नए ग्रुप्स मिले हैं। क्या तुम चेक कर सकते हो कि R&D लैब इन आइटम्स को रिप्रोड्यूस कर सकती है या नहीं? जियांग फे ने पूछा। वेरीफाई किया जा रहा है। स्कैनिंग रिजल्ट्स, लो ग्रेड पोशन। R&D लैब की करंट कैपेबिलिटीज के हिसाब से हम इन्हें थोड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं, 0541 ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, पहले डेटा की एक कॉपी बना लो, जियांग फे ने बोलते हुए सिर हिलाया। चूंकि 0541 बहुत तेज स्पीड से आइटम्स प्रोड्यूस कर सकता था, इसलिए ऑर्डर देते ही जियांग फे को आइटम्स मिल गए। सब कुछ रेडी होने के बाद जियांग फे ने रूफटॉप हेलीकॉप्टर पैड की तरफ जाने की तैयारी की। उसके बाद वो जापानीज निंजास का सामना करने के लिए हान तियान्यू के साथ जाने वाला था। रात के 12 बजते ही जियांग फे और हान तियान्यू रूफटॉप बालकनी पर मिले। फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठकर शहर के बाहर मिलिट्री एयरपोर्ट पहुंचे।
तब तक एयरपोर्ट पर एक मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय पर था। वो कभी भी उड़ान भरने के लिए तैयार था। वहां सिर्फ जियांगफी और हां तियान्यू ही नहीं थे। कार्गो एयरक्राफ्ट के नीचे 50 लोगों की भीड़ लाइंस में खड़ी थी। ये यंग लोग लगभग जियांगफे की उम्र के ही थे। उनमें से सबसे बड़ा सिर्फ 30 साल का था। जियांगफे ने सबसे आगे खड़े इंसान को पहचान भी लिया। मिस्टर लुओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप भी यहां हैं। जियांगफे ने मुस्कुराते हुए लुओ जान को देखकर सिर हिलाया। जियांगफे लुओ जान से तब मिला था जब ओल्ड मैन हाई ने उसे हिडन ड्रैगन विलेज में किडनैप कर लिया था। जियांगफे को पता चला था कि लुओ जान ओल्ड लुओ का बेटा है। मेरे छोटे भाई, तुम बहुत छुपे रुस्तम हो। पिछली बार तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। लुओ जान ने जियांगफे से पहले से ज्यादा गर्मजोशी से बात की। आखिर सबकी नजरों में जियांगफे एक लेवल 4 एक्सपर्ट था। इसके अलावा इतनी कम उम्र में उसे चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस का फ्यूचर लीडर माना जा सकता था। हे जियांगफे हंसा। उसने बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आखिर उसने अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। सच तो यह था कि वो सिर्फ एक लेवल 2 मेटा ह्यूमन था जो लेवल 3 स्टेज के करीब पहुंच रहा था। ठीक है, चलो प्लेन में बैठते हैं। मैं बाद में तुम लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। हां, तियान्यू ने बाकी लोगों से कहा। ठीक है, लुओ जांग और जियांगफे ने एक साथ जवाब दिया। उन्हें भी पता था कि ये ट्रिप गपशप करने के लिए नहीं था। ये जापानीज टोकुगावा हाउसहोल्ड को खत्म करने का मिशन था। सबके कार्गो एयरक्राफ्ट में बैठते ही उसका इंजन जोर से दहाड़ने लगा और उसने अफ्रीका की तरफ उड़ान भरी। हालांकि कार्गो एयरक्राफ्ट न्यूली रिलीज्ड सुपरसोनिक मॉडल्स में से एक था, लेकिन फिर भी उन्हें ह्यूआक्सिया से वेस्टर्न अफ्रीका पहुंचने में 10 घंटे से ज्यादा लग गए। मुझे इन्हें इंट्रोड्यूस करने दो। ये मेरा भाई है जियांगफे। एयरक्राफ्ट के हवा में होने के बाद हां तियान्यू ने जियांगफे की तरफ इशारा करते हुए उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। हां, तियान्यू ये दिखाना नहीं भूला कि उनका रिलेशनशिप कितना क्लोज है। ये सब चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस के बेस्ट लोग हैं। ये सभी या तो ओल्ड लुओ या ओल्ड यांग के डिसाइपल्स हैं। मुझे यकीन है कि तुम वहां लुओ जहन से मिल चुके हो। हां, तियान्यू ने जियांगफी को बाकियों से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। जियांगफे हां तियान्यू से जापानीज टोकुगावा हाउसहोल्ड की एस्टिमेटेड कैपेबिलिटीज के बारे में जान पाया था। टोकुगावा हाउसहोल्ड के पास 3 अपर रैंक निंजास, 25 मिडिल रैंक निंजास और 100 से ज्यादा लोअर रैंक निंजास थे। ये सारे निंजास ज्यादातर नॉर्थ अफ्रीका के न्यूक्लियर प्लांट पर स्टेशन थे और इस करंट मिशन के लिए जियांगफे और बाकी लोगों के टारगेट्स भी यही थे। हालांकि उनके पास निंजास की बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन लोअर रैंक निंजास के नंबर्स में कुछ खास नहीं था। उनकी कैपेबिलिटीज सिर्फ आम लेवल 1 मेटा ह्यूमन के बराबर थीं। माओ टियान, जिससे जियांगफे पहले मिल चुका था, वो भी इसी लेवल पर था। भले ही माओ टियान को जियांगफे ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से हरा दिया था, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। मिडिल रैंक निंजास की कैपेबिलिटीज लेवल 2 मेटा ह्यूमन के बराबर थीं। ये लोग करंट मिशन के दौरान ह्यूआक्सिया के यंग मार्शल आर्टिस्ट्स के मेन टारगेट्स थे। आसान शब्दों में कहा जाए तो चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस ने इस मिशन को अपने लोगों को ट्रेन करने के मौके के तौर पर लिया था। आखिर मार्शल आर्टिस्ट्स की नई जनरेशन के पास अभी भी बैटल एक्सपीरियंस की कमी थी। अब जब मौका मिला था तो ओल्ड मैन है और बाकी लोग जाहिर तौर पर अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग के लिए ले आए थे। जहां तक 3 अपर रैंक निंजास का सवाल था, हां तियान्यू का स्पाई उनके बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था। उन्हें बस इतना पता था कि उन तीनों में से एक निंजा पक्का न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद है। बाकी दोनों के बारे में कुछ पक्का नहीं था। हालांकि सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर चाइनीज मार्शल आर्ट्स अलायंस ने अपनी मैन पावर को इसी असम्पशन के साथ एलोकेट किया था कि तीनों अपर रैंक निंजास वहीं होंगे। इसलिए लुओ जान और 2 अन्य लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट्स को मिशन का हिस्सा चुना गया था और इसके साथ ही फ्रेशर माने जाने वाले लेवल 4 एक्सपर्ट जियांगफे को भी साथ लाया गया था। इसलिए उन्हें यकीन था कि यह मिशन पक्का कामयाब होगा। फे, बाद में बैटल के दौरान मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। मैं यहां सबसे कमजोर हूं। प्लीज मुझे मरने मत देना। ब्रीफ इंट्रोडक्शंस के बाद आने वाली बैटल के लिए अपनी एनर्जी बचाने के लिए सभी चुप रहे। तभी हां तियान्यू ने अचानक जियांगफे की स्लीव खींची और उससे धीमी आवाज में बात की। हालांकि वहां कुछ लोग हां तियान्यू से छोटे थे, लेकिन उन सबका फोकस पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पर था। दूसरी तरफ हां तियान्यू को अभी भी मंडा ग्रुप का काम देखना पड़ता था। इसलिए वो ग्रुप में सबसे कमजोर मार्शल आर्टिस्ट था और बस मुश्किल से बॉर्डरलाइन लेवल 2 मेटा ह्यूमन बन पाया था। ऐसे में अगर उसे किसी मिडिल रैंक निंजा से लड़ना पड़ा तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो टिक नहीं पाएगा। ठीक है, जियांगफे ने चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए जवाब दिया। जियांगफे आसानी से अकेले किसी लेवल 2 निंजा को संभाल सकता था। हालांकि उसे कुछ देर के लिए हां तियान्यू का ध्यान रखने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर हां तियान्यू उसके आसपास रहा तो वो न्यूक्लियर फ्यूल नहीं चुरा पाएगा। हालांकि पूरे सफर में 10 घंटे से ज्यादा लगे, लेकिन ये उतना लंबा नहीं लगा जितना उन्होंने सोचा था। एक झपकी लेने के बाद जब जियांगफे ने आंखें खोली तो एयरक्राफ्ट पहले ही अफ्रीका के इलाके में पहुंच चुका था। हम 3rd मिलिट्री ग्रुप के टेम्पररी एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट से उतरेंगे। सबको इस लिमिटेड टाइम का इस्तेमाल खाने और आराम करने के लिए करना चाहिए। हम ठीक दोपहर को यहां से निकलेंगे। हां, तियान्यू ने कहा। दोपहर? क्या हमें उन पर रात के अंधेरे में छुपकर अटैक नहीं करना चाहिए था? जियांगफे ने कंफ्यूज होते हुए पूछा।
ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे दुश्मन कौन है। अगर हम ऐसे तेज तर्रार निंजास के ग्रुप से लड़े जो रात के अंधेरे में छुपने में माहिर हैं, तो क्या ये मुसीबत को बुलावा देना नहीं होगा? लुओ जान ने कहा। हे ये भी सही है। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ लिया है। बहुत जल्द एयरक्राफ्ट नीचे उतरा। जियांग फे और 50 अन्य लोग अफ्रीका की जमीन पर कदम रख चुके थे। थोड़ा खाना खाने के बाद ग्रुप ने कुछ देर आराम किया। हालांकि उन्होंने हुआक्सिया से आधी रात को उड़ान भरी थी और 10 घंटे से ज़्यादा सफ़र किया था, लेकिन टाइम जोन्स में फ़र्क होने की वजह से अभी भी टाइम पास करने का समय था। आराम करते समय टियान्यू ने न्यूक्लियर प्लांट के ब्लूप्रिंट को सबको दिखाया, ताकि हर कोई न्यूक्लियर प्लांट के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ सके। टियान्यू के स्पाई ने न्यूक्लियर प्लांट के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल निकालने में बहुत बढ़िया काम किया था। स्पाई ने जापानीज लोगों के सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल अंडरग्राउंड चेंबर का एक डिटेल ब्लूप्रिंट भी दिया था। सब लोग तैयार हो जाओ, हम जल्दी ही निकलेंगे। जब हर कोई न्यूक्लियर प्लांट के स्ट्रक्चर से अच्छी तरह वाकिफ हो गया तो टियान्यू पूरे ग्रुप को इकट्ठा करने लगा। हम अंदर कैसे जा रहे हैं? जियांग फे ने पूछा। स्नीक अटैक के लिए दिन में बहुत ज्यादा रोशनी होती है, इसलिए हम सीधा उन पर एम्बुश करेंगे। थर्ड मिलिट्री ग्रुप हमें कवर देगा। टियान्यू ने अपने आसपास कुछ मिलिट्री कार्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये मैं तुम पर छोड़ता हूं। एक बार तुम हमें न्यूक्लियर प्लांट के अंदर भेज दो, बाकी हम संभाल लेंगे, लुओ जान ने हंसते हुए कहा। तो फिर ये तय रहा? टियान्यू ने सिर हिलाया। ब्रदर यू, मुझे लगता है कि तुम्हारा न्यूक्लियर प्लांट के बाहर थर्ड मिलिट्री ग्रुप के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। तुम अंदर मत जाना। सबके व्हीकल्स में बैठने के बाद जियांग फी ने टियान्यू को एक तरफ खींचा और उससे अकेले में बात की। जियांग फे ने अच्छी तरह सोच लिया था और फैसला किया था कि अगर वो टियान्यू को साथ ले गया तो वो अपना पर्सनल एजेंडा पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है। जियांग फे के सजेशन पर विचार करने के बाद टियान्यू ने न्यूक्लियर प्लांट में घुसने का इरादा छोड़ दिया। टियान्यू को लगा कि जियांग फे सच में उसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित है। भले ही जियांग फे की कैपेबिलिटी स्ट्रांग थी, लेकिन उसके पास बैटल एक्सपीरियंस बहुत कम था। वो अपनी रक्षा तो कर सकता था, लेकिन टियान्यू की नहीं। जियांग फे की एक छोटी सी गलती टियान्यू की मौत का कारण बन सकती थी। टाइकून्स को आमतौर पर मौत से डर लगता था। इस मामले में टियान्यू भी अलग नहीं था। उसके इतनी धीमी गति से इंप्रूव होने का एक कारण उसका मौत का डर भी था। जो इंसान जिंदगी या मौत के डर से आगे नहीं देख पाता, उसके लिए मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, चलो चलें। ये देखकर कि टियान्यू ने उसकी सलाह मान ली है, जियांग फी ने राहत महसूस की। टियान्यू का ध्यान रखने के बोझ के बिना जियांग फे अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था। करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए टोकुगावा हाउसहोल्ड का अपना न्यूक्लियर प्लांट खोना तय था। जियांग फे ये पक्का करने वाला था कि वो न्यूक्लियर प्लांट में बचा हुआ सारा न्यूक्लियर फ्यूल चुरा ले। जियांग फे और बाकी लोग मिलिट्री व्हीकल में बैठे थे जो टोकुगावा हाउसहोल्ड के न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जा रहा था। इसी बीच जियांग फे ने अपने बैकपैक से एक लेजर हैंडगन निकाली और उससे खेलने लगा। यांग फी को एक राइफल और एक हैंडगन गिफ्ट की थी। चूंकि राइफल ले जाने के लिए बहुत बड़ी थी, इसलिए जियांग फे उसे अपने साथ नहीं लाया था। इसके अलावा जियांग फे पहले ही राइफल की न्यूक्लियर बुलेट्स 0541 को खिला चुका था। वाह, लेजर हैंडगन! क्या ये तुम्हें जांग फैमिली ने दी है? टियान्यू ने तुरंत जियांग फे के हाथों में उस खिलौने को पहचान लिया। ये एक बहुत अच्छा डिफेंसिव टूल है। जियांग फे ने सिर हिलाया। जांग फैमिली ने सच में बहुत इन्वेस्ट किया है। उन्होंने अभी तक इस टेक्निक को फुली डेवलप भी नहीं किया है और वो इन गन्स को मैस प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। मुझे हमेशा लगता था कि फैमिली की टॉप मैनेजमेंट को ही ऐसी गन्स दी जाती होंगी, टियान्यू ने जलन के साथ कहा। भले ही हान फैमिली और जांग फैमिली मेडिकल पोशंस बनाने के मामले में कोऑपरेट करते थे, लेकिन ओवरऑल उनके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे और इसलिए टियान्यू को कभी जांग फैमिली से लेजर गन नहीं मिल पाई। वापस जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा। जियांग फे जानता था कि टियान्यू की नज़र उस हैंडगन पर थी। हालांकि जियांग फी को अभी इसका इस्तेमाल करना था, इसलिए वो इसे टियान्यू को नहीं दे सकता था। आखिर जियांग फे अपने दुश्मनों पर फिजिकली अटैक करने से बचना चाहता था, ताकि किसी को ये सच पता न चल जाए कि वो लेवल 4 मेटा ह्यूमन नहीं है। थर्ड मिलिट्री ग्रुप का बेस न्यूक्लियर प्लांट से ज्यादा दूर नहीं था। लगभग 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद जियांग फे और बाकी लोग न्यूक्लियर प्लांट के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस जगह पर हैवी गार्ड था। जब से थर्ड मिलिट्री ग्रुप यहां आया था, जापानीज लोगों ने अपनी डिफेंसेस बढ़ा दी थीं और अफ्रीका में अपने बहुत से लोगों को इस लोकेशन पर रिलोकेट कर दिया था। चूंकि टोकुगावा हाउसहोल्ड को नहीं पता था कि टियान्यू को उनके सीक्रेट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल गया है, इसलिए उन्हें लगा कि यह मैंडा ग्रुप का एक और दिखावटी एनकाउंटर है। आखिर पिछली मीटिंग के बाद से ही टियान्यू ने अफ्रीका में टोकुगावा हाउसहोल्ड की फोर्सेस पर अटैक करने के लिए कई बहाने बनाए थे। इसलिए भले ही उन्होंने अपनी बहुत सी मिलिट्री डिफेंसेस यहां रिलोकेट कर दी थीं, लेकिन उनका एम सिर्फ थर्ड मिलिट्री ग्रुप को रोकना था। उन्होंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा भी नहीं था कि टियान्यू असल में एक कंप्लीट टेकओवर प्लान कर रहा है।
अगर टोकुगावा हाउसहोल्ड को पता होता कि उनके सीक्रेट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स एक्सपोज हो चुके हैं तो उन्होंने बड़ी मुसीबत से बचने के लिए एक्सपेरिमेंटल लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया होता और न्यूक्लियर प्लांट को छोड़ दिया होता। ब्राटाटाट। दूर से गनफायर की आवाज सुनी जा सकती थी। जियांग फे जानता था कि थर्ड मिलिट्री ग्रुप ने पहले ही टोकुगावा हाउसहोल्ड के सोल्जर्स के साथ भिड़ना शुरू कर दिया है। बॉस, हम इससे आगे नहीं जा सकते। अगर हम आगे बढ़े तो हम दुश्मन की फायरिंग रेंज में आ जाएंगे। तभी गाड़ी चला रहे सोल्जर ने पीछे मुड़कर हाँ तियान्यू से चिल्लाते हुए कहा, मैग्नेटिक शील्ड एक्टिवेट करो। अपने आदमियों से कहो कि वो दुश्मन के गनफायर को सप्रेस करें। हम सीधा अंदर चार्ज करेंगे। हाँ, तियान्यू ने सीरियस चेहरे के साथ कहा। यस बॉस। गाड़ी चला रहे सोल्जर ने अपने पीछे ग्रुप लीडर से कांटेक्ट करने के लिए एक वायरलेस कम्युनिकेटर का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से तेजी से कंट्रोल स्विचेस दबाने शुरू कर दिए। क्रैकल। मिलिट्री व्हीकल से कई मैकेनिकल आवाजें आने लगीं। जियांग फे को अपने आसपास अंधेरा महसूस हुआ क्योंकि व्हीकल के दोनों तरफ की खिड़कियां एक मैग्नेटिक शील्ड से कवर हो गई थीं। बाहर से ऐसा लग रहा था मानो पूरे मिलिट्री व्हीकल को एक स्पेशल प्रोटेक्टिव शील्ड ने ढक लिया हो जिसके चारों ओर चमकदार आतिशबाजी हो रही हो। ये स्पेशल शील्ड एक न्यू टेक्नोलॉजी थी जो मांडा ग्रुप को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेमनेंट से मिली थी। ऐसी शील्ड नॉर्मल वेपन से होने वाले गनफायर से इफेक्टिवली डिफेंड कर सकती थी। हालांकि शील्ड को एक्टिवेट रखने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती थी। मिलिट्री व्हीकल इसे ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा वरना उसका सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। जूम। बैंग। चूंकि उनका टारगेट एक न्यूक्लियर प्लांट था इसलिए थर्ड मिलिट्री ग्रुप ने लार्ज स्केल वेपन्स का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि कहीं न्यूक्लियर लीकेज ना हो जाए। हालांकि सिंगल टारगेट्स के लिए उनकी गाइडेड मिसाइल्स दुश्मनों को थोड़े ही समय में सप्रेस करने के लिए काफी थीं। सब लोग कसकर बैठ जाओ, ये सफर थोड़ा झटकेदार होने वाला है। गाड़ी चला रहे सोल्जर के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ गई। कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि वो एक्साइटेड था या पागल हो गया था। बैंग। जैसे ही सोल्जर ने गैस पेडल दबाया मिलिट्री व्हीकल एक खरगोश की तरह आगे उछला। उसके बाद वो मेन एंट्रेंस की तरफ चार्ज करने लगा जबकि उस पर लगातार बुलेट्स और यहां तक कि रॉकेट्स भी फायर किए जा रहे थे। बैंग बैंग बैंग। जियांग फे के कानों के पास लगातार धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं। जियांग फे उस धुएं को सूंघ सकता था जो व्हीकल के अंदर घुस आया था। उस वक्त सिर्फ जियांग फे ही नर्वस नहीं लग रहा था। लुओ जान के साथ आए सभी यंग मैन भी उतने ही घबराए हुए लग रहे थे। चूंकि वो हमेशा हुआक्सिया के बॉर्डर्स के अंदर ही रहे थे इसलिए उन्होंने कभी किसी बैटल को इतने करीब से एक्सपीरियंस नहीं किया था। स्क्रीच। ड्राइवर के इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही मिलिट्री व्हीकल तेज आवाज करते हुए रुक गया। हम पहुंच गए हैं। गुड लक सबको। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर सबको थम्स अप दिखाया मानो वो बता रहा हो कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। सब लोग, मैं तुम्हारे साथ बस यहीं तक आ सकता हूं। जापानीज लोगों को दिखा दो कि हमारे अंदर क्या बात है। हाँ, तियान्यू ने जियांग फे और बाकी लोगों से कहा। मेरे पीछे आओ यंग फेलोज। लुओ जान ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और ग्रुप को लीड करते हुए गाड़ी से बाहर कूद गया। आ फे, अपना ख्याल रखना। हाँ, तियान्यू ने ऑर्डर दिया। चिंता मत करो। जियांग फे ने सिर हिलाया। उसने व्हीकल से उतरने से पहले एक एम्पावरिंग पिल खा ली थी। बज़। जियांग फे की बॉडी के चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी बनने लगी। उसका डिफेंस तुरंत काफी बढ़ गया। जियांग फे और बाकी लोगों के व्हीकल से उतरने के बाद हाँ तियान्यू ने दरवाजा बंद कर लिया और व्हीकल वहां से तेजी से निकल गया। हम प्लान के हिसाब से काम करेंगे। लुओ जान ने बाकी दोनों लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट्स की तरफ मुड़कर सिर हिलाया। उन सभी के टास्क पहले ही असाइन हो चुके थे। वो तीनों न्यूक्लियर प्लांट में टोकुगावा हाउसहोल्ड के निंजास को हंट डाउन करने के लिए आदमियों के एक एक ग्रुप को लीड करने वाले थे। हाँ, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मारता है। बाकी दोनों ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और अपने अपने ग्रुप्स को लीड करते हुए न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाने लगे। फे, मेरे ग्रुप के पीछे आना, लुओ जान ने जियांग फे से कहा। इस मिशन पर आने से पहले ओल्ड मैन है ने खासतौर पर उसे जियांग फे का ख्याल रखने की याद दिलाई थी। भले ही जियांग फे की कैपेबिलिटीज उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग थीं, लेकिन जियांग फे अभी भी काफी नया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो ओल्ड मैन हाई और बाकी लोग जियांग फे के लेवल 5 मास्टर का गुस्सा नहीं झेल पाते। ठीक है, हालांकि जियांग फे का ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल हासिल करना था, लेकिन वो बिना किसी वजह के इधर उधर नहीं भटकना चाहता था। इसके अलावा उसे अपर रैंक निंजास से टकराने का भी डर था, इसलिए वो लुओ जहन के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जियांग फे लुओ जान के ग्रुप के साथ हो लिया और वो हाँ तियान्यू के दिए गए मैप के हिसाब से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल बेस की तरफ बढ़ गए। उनके एनालिसिस के हिसाब से टोकुगावा हाउसहोल्ड के अपर रैंक निंजा को वहीं होना चाहिए था। लुओ जान और बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स का गोल बहुत सिंपल था, जो कि सारे निंजास को मारना था। जहां तक न्यूक्लियर सेटअप्स की बात थी, उन्होंने उस मामले को सुलझाने का काम थर्ड मिलिट्री ग्रुप पर छोड़ दिया था। प्रतिशत और जैसे ही जियांग फे और बाकी लोग आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अचानक किसी के फॉरेन लैंग्वेज में उन पर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो एक निंजा के कपड़े पहने जापानीज आदमी था।
ऐसा लग रहा था मानो वो निंजा पूछ रहा हो कि जियांग फे और बाकी लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। हम्फ, ये सिर्फ एक लो रैंक निंजा है। लुओ हाओ, इसे रास्ते से हटा दो। लेकिन केयरलेस मत होना, लुओ जान ने शांति से कहा, जबकि जियांग फे की ही उम्र के एक लड़के ने सामने खड़े निंजा पर अटैक कर दिया। लुओ हाओ ने सिर हिलाया, फिर वो निंजा की तरफ झपटा। बस 2 ही कदमों में वो निंजा के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। प्रतिशत और निंजा अभी भी कुछ बोल रहा था। चूंकि वहां मौजूद हर कोई एशियन लग रहा था, इसलिए निंजा को लगा कि जियांग फे और बाकी लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्कर्स हैं। वो उन सबको वापस काम पर जाने के लिए कह रहा था। भाड़ में जा, अपनी ये बकवास भाषा बोलना बंद कर। तब तक लुओ हाओ निंजा के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। बाका, जब निंजा ने लुओ हाओ को मैंडरिन में बोलते सुना तो उसे समझ आ गया कि क्या चल रहा है। उसने अपनी टाची निकाली और लुओ हाओ से भिड़ गया। क्या वो ठीक रहेगा? जियांग फे ने अपना सिर घुमाकर लुओ जान से पूछा। हो, भले ही शाओहाओ के पास एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक मामूली सा जिनिन उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुओ जान बात ही कर रहा था कि लुओ हाओ ने अपने मुक्के से सीधा निंजा के दिल पर वार कर दिया। निंजा तुरंत जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक जेनिन सिर्फ एक लेवल 1 मेटा ह्यूमन के बराबर था। दूसरी तरफ लुओ जान जिन लोगों को यहां लाया था वो सभी कम से कम लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट थे। इसके अलावा इन लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट्स में से कुछ बेहद स्ट्रांग थे, जिनमें लुओ हाओ भी शामिल था। जब उसके जैसा एक एक्सेप्शनल लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट एक लेवल 1 जेनिन के सामने खड़ा था तो उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। इसलिए लड़ाई शुरू होते ही ये साफ हो गया था कि कौन जीतने वाला है। जापानीज जेनिन को लुओ हाओ पर पलटवार करने का मौका तक नहीं मिला। लुओ हाओ की स्किल्स देखने के बाद जियांग फे ने खुद से सिर हिलाया। अगर सिर्फ मार्शल आर्ट स्किल्स की बात की जाए तो जियांग फे उसके सामने कुछ नहीं था। आखिर लुओ हाओ ने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखी थी, जबकि उसे सीखते हुए मुश्किल से 2 या 3 महीने ही हुए थे। ये तो साफ था कि वो लुओ हाओ को हरा नहीं सकता था। फिर भी जियांग फे के अपने एडवांटेजेस थे। अपने इक्विपमेंट की मदद से जियांग फे के ऑफेंसिव और डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स लुओ हाओ से कहीं बेहतर थे। एक फ्रेंडली ड्यूअल में जियांग फे पक्का लुओ हाओ से हार जाता। हालांकि अगर वो सच में लड़ते तो जियांग फे को लुओ हाओ से कोई डर नहीं था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो फिलहाल जियांग फे भी लुओ हाओ जितना ही स्ट्रांग था। स्क्रीक, चूंकि ये लुओ हाओ का पहला टास्क था, इसलिए उसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। निंजा को हराने के बाद वो एक पल के लिए रुका और उसे तुरंत जान से नहीं मारा। इसका नतीजा ये हुआ कि निंजा ने अपनी कमर से एक विस्लिंग एरो निकाला। अगले ही पल सभी को रास्ते में एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। शाओहाओ, उसे खत्म कर दो। सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, लुओ जान ने तुरंत ऑर्डर दिया। भले ही लुओ हाओ ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अभी उसे सबक सिखाने का टाइम नहीं था। निंजा ने एक विस्लिंग एरो छोड़ दिया था, जिसका मतलब था कि रीइंफोर्समेंट जल्द ही पहुंचने वाली है। ठीक है, लुओ हाओ भी जानता था कि उससे गलती हुई है। उसने तुरंत निंजा की गर्दन तोड़ी और अपने स्क्वाड में वापस आ गया। भाई आफे, मेरे लिए इन बच्चों का ख्याल रखना। लुओ जान माथा सिकोड़ रहा था, क्योंकि वो आसपास हवा में कुछ एनर्जी महसूस कर पा रहा था। इसका मतलब था कि वहां लेवल 3 मेटा ह्यूमंस मौजूद थे। बाकी दोनों टीम्स यहां नहीं आने वाली थीं, क्योंकि उनके रास्ते अलग थे और वो इस जगह पर नहीं आते थे। इसलिए ये साफ था कि जो लोग आ रहे थे वो दुश्मन थे। जब उसे पहले से पता चल गया था कि आसपास कोई जौना है, तो लुओ जहन समझ गया कि वो अब दूसरों का ख्याल नहीं रख सकता। आने वाली बैटल में उन्हें सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। जो अकेला इंसान उसकी मदद कर सकता था वो जियांग फे था, जो सच कहा जाए तो इतना रिलायबल भी नहीं था। भले ही जियांग फे स्ट्रांग था, लेकिन बाकियों की तरह उसके पास भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए छोटे बच्चों की जिम्मेदारी जियांग फे को सौंपने के बावजूद लुओ जान को बेचैनी हो रही थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जियांग फी के जवाब ने लुओ जहन की चिंता दूर नहीं की। खुद जियांग फे को काफी डर लग रहा था। डरपोक कमीने, बाहर आ। दुश्मन जूनिन की पोजीशन का अंदाजा लगाने के बाद लुओ जान चिल्लाया। उसके पैरों में अचानक प्योर क्यूआई की पावर आ गई। किसी प्रोजेक्टाइल की तरह लुओ जान सीधे बाईं तरफ के कोने में झपटा। पिटर पैटर। आगे बढ़ते हुए लुओ जान ने अपना हाथ कमर पर घुमाया और उसके हाथ में एक विप सॉर्ड आ गई। जैसे ही उसने अपनी सारी प्योर क्यूआई को तलवार पर फोकस किया, वो रेजर जैसी पतली विप सॉर्ड बिल्कुल सीधी हो गई, जिससे उसकी नोक बेहद तेज लग रही थी। 3 इंच से लंबी वो विप सॉर्ड इतनी डरावनी लग रही थी कि उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे, क्या ये की को एक्सटेंड करने की लेजेंडरी एबिलिटी है? जियांग फे हैरान रह गया। क्यूई को एक्सटेंड करने की ये एबिलिटी क्यूई बॉडी प्रोटेक्शन जैसी नहीं थी। ये इस बात का इशारा नहीं था कि कोई लेवल 4 तक पहुंचने वाला है। फिर भी एवरेज लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट्स इसे समझने के काबिल नहीं थे। इससे ये साफ दिख रहा था कि लुओ जान पक्का लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट्स में सबसे बेस्ट था। रिप। लुओ जहन ने अपनी तलवार चलाई। उसके सामने 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील की फेंस कागज की तरह फट गई और उसके पीछे एक इंसान नजर आया।
जवाब में उस इंसान ने धीमी आवाज में गाली दी। ऐसा लग रहा था कि उसमें लुओ ज़ेहन से लड़ने की हिम्मत नहीं है। उसने जमीन पर कुछ फेंका और अचानक वहां काला धुआं छा गया। उस काले धुएं की आड़ लेकर वो पलक झपकते ही गायब हो गया। लुओ ज़ेहन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने जॉनिन की पोजीशन का पता लगाने के लिए अपने आसपास एनर्जी की फ्लक्चुएशंस पर ध्यान दिया। भागने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही पलों में लुओ ज़ेहन ने एक बार फिर जॉना की पोजीशन का पता लगा लिया था। फिर उसने हाथ में तलवार लेकर जूनिन का पीछा करना शुरू कर दिया। लुओ ज़ान के वहां से चले जाने का मतलब था कि जियांग फेई और बाकी लोग अब एक खतरनाक बैटल में फंस गए थे। वो 20 लोग भी नहीं थे, लेकिन अब उन्हें लगभग 50 निंजाज ने घेर लिया था। इनमें से ज्यादातर निंजाज कमजोर जेनिन्स थे, लेकिन नंबर्स के मामले में उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज था। आसपास 10 से ज्यादा चुनीन्स भी मौजूद थे। इसलिए इन यंग चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए उन कमजोर जेनिन्स को मारना इतना आसान नहीं था। अचानक जियांग फे के आसपास मौजूद ये यंग मार्शल आर्टिस्ट्स एक बहुत ही टफ बैटल का हिस्सा बन गए थे। जियांग फे ग्रुप के बीच में खड़ा था। उसने अभी तक किसी पर अटैक नहीं किया था। जियांग फे इन निंजास को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया कि जेनिन्स ज्यादातर बस डार्ट्स फेंक रहे थे या सीधा अपनी टैचिस से लड़ रहे थे। वो शायद ही कभी निंजुत्सु का इस्तेमाल करते थे। जब उनकी जान खतरे में होती थी, सिर्फ तभी वो खुद को बचाने के लिए एस्केप जुत्सु का इस्तेमाल करते थे। ऐसा लगता है कि ये जेनिन्स सिर्फ कुछ एलिमेंटल जुत्सु जानते हैं, लेकिन इन चुनिन से निपटना ज्यादा मुश्किल है, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। भले ही जियांग फे ने अभी तक किसी पर अटैक नहीं किया था, लेकिन उसे पहले ही टारगेट किया जा चुका था। और तो और जिसने उसे टारगेट किया था वो एक लेवल 3 जुनिन था। ऐसा होना तो तय ही था। जियांग फे बीच में खड़ा था और उसे चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स के ग्रुप ने घेरा हुआ था। ऐसे हालात में जॉना का गलतफहमी का शिकार होना नॉर्मल था। जुनिन ने पक्का उसे कमांडर समझ लिया था। जरूरी नहीं था कि कमांडर्स लड़ाई में बेहतरीन हो, लेकिन वो बैटलफील्ड पर ऑब्जर्व करने और तेजी से सही फैसले लेने में माहिर होते थे। अगर वो कमांडर को रास्ते से हटा देते तो बैटल का पलड़ा उनकी तरफ भारी हो जाता। बिल्कुल इसी वजह से जियांग फे तोकुगावा फैमिली के जुनिन का टारगेट बन गया था। पफ! जुनिन के सामने हरा धुआं उठा। कुछ ही देर बाद उसका शरीर तेजी से धुंधला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। उसी वक्त जियांग फे घबराने लगा। खतरे को भांपने की उसकी एबिलिटी को किसी साइंटिफिक थ्योरी से नहीं समझाया जा सकता था। उसने ये एबिलिटी सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए डेवलप की थी, जहां टियान्यू ने उसे आधे महीने से ज्यादा समय तक पीटा था। इसलिए जियांग फे को अपने इंट्यूशन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। सब लोग सावधान रहना। जियांग फे ने उन यंग मार्शल आर्टिस्ट्स को चेतावनी दी जो फिलहाल दुश्मन चुनिन से लड़ रहे थे। उसी समय उसने जल्दी से एक अवेकनिंग पिल निगली और ब्लडी वॉर गॉड्स फोर्स फिस्ट को अपने हाथों में पहन लिया। प्रेशर महसूस करते हुए जियांग फे ने बैटल में शामिल होने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में पकड़ी लेजर गन का बार बार इस्तेमाल किया। लाल रंग की लाइट बीम्स एक के बाद एक निकली और जिन भी जेनिन्स को लगी उनके शरीरों में छेद कर दिए। भले ही इन जेनिन्स को हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड लेजर्स लगी थीं, लेकिन उन्हें ना तो कोई दर्द हुआ और ना ही उनका खून बहा। हालांकि उनके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स पहले ही जल चुके थे। जब तक उन्हें एहसास होता कि उन पर हमला हुआ है वो मर चुके थे। अपनी लेजर गन की वजह से जियांग फे को एक बड़ा एडवांटेज मिल रहा था। वो लुओ हाओ और बिना हथियारों के लड़ रहे बाकी लोगों से कहीं ज्यादा तेजी से दुश्मनों को मार रहा था। भले ही ये जेनिन्स बहुत फुर्तीले थे और गोलियों से आसानी से बच सकते थे, लेकिन उनके लिए लाइट की स्पीड से तेज भागना इम्पॉसिबल था। जैसे ही जियांग फे अपनी गन उन पर तानता उनका सामना मौत से हो जाता था। बाका जियांग फे की जबरदस्त किलिंग स्पीड को देखकर अंधेरे में छुपे जुनिन को समझ आ गया कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसके सारे छोटे भाई मारे जाएंगे। वो चुपचाप बैटलफील्ड के बीच से गुजरा। ये जुनिन सच में बहुत स्किलफुल था। वो लुओ हाओ के बिल्कुल पास से गुजरा, फिर भी लुओ हाओ को अंदाजा तक नहीं हुआ कि दुश्मन उसके इतने करीब है। अगर जुनिन का टारगेट जियांग फे नहीं होता तो वो पलक झपकते ही लुओ हाओ का सिर धड़ से अलग कर सकता था। जियांग फे ने अपने चारों तरफ देखा। उसे अचानक कुछ बुरा होने का एहसास हुआ, मानो कोई खतरा करीब आ रहा हो। हालांकि वो अपनों के बीच घिरा हुआ था। चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स ने सारे जापानीज निंजास को रोक रखा था। उसके आसपास कोई भी दुश्मन नहीं था। कैप्टन 4 बजे की डायरेक्शन में 7 मीटर्स दूर एक अननोन लाइफ फॉर्म का पता चला है। वो इनविजिबल होकर आपकी तरफ आ रहा है। उसी वक्त जियांग फे को अपने मन में 0541 की आवाज सुनाई दी। जियांग फे हैरान रह गया। उसने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि 0541 ने दुश्मन का पता कैसे लगाया। इसके बजाय वो तुरंत मुड़ा और 0541 की बताई हुई डायरेक्शन की तरफ देखा। उसने अपना हाथ उठाया और एक गोली चला दी। प्रतिशत। जियांग फे के गोली चलाने के बाद उसे कुछ जापानीज शब्द सुनाई दिए। फिर उसने जहां गोली चलाई थी वहां से काला धुआं उठा। कुछ ही देर बाद थोड़ी दूर पर एक साया नजर आया। जाहिर सी बात थी कि इस जापानीज निंजा ने खतरे को भांप लिया था और एस्केप जुत्सु का इस्तेमाल करके तुरंत उस हमले से बच गया था। उस वक्त टोकुगावा योसुके का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था।
उसे अच्छे से नहीं पता था कि जियांग फे कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जियांग फे ने अपनी कोई स्किल्स नहीं दिखाई थी और वो बस अपनी लेजर गन से अटैक कर रहा था। चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी असली ताकत छुपाने में माहिर माने जाते थे, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि जियांग फे स्ट्रांग है या कमजोर। इससे पहले जब वो इनविजिबल होकर जियांग फे के करीब पहुंचा था तो 7 मीटर्स दूर होने पर ही उसका पता चल गया था और जियांग फे ने पहले ही उसके सिर पर गन तान दी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने उसकी इनविजिबिलिटी बिल्कुल बेकार थी। क्योंकि इनविजिबल होने के बावजूद जियांग फे आसानी से उसकी पोजीशन का पता लगा सकता था। इसका मतलब था कि या तो जियांग फे के पास किसी लाइकेंथ्रोप के सूंघने की जबरदस्त ताकत जैसी स्पेशल एबिलिटीज थी या फिर उसका लेवल उससे ज्यादा था। हालांकि जियांग फे की उम्र देखकर तोकुगावा योसुके को थोड़ी राहत मिली। चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स म्यूटेंट्स से अलग होते थे। सारे चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स सिर्फ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से ही ताकत हासिल कर सकते थे। जियांग फे जैसे 16 या 17 साल के लड़के के लिए लेवल 4 की पावर्स होना इम्पॉसिबल था। रुको, 16 या 17 साल का एक लड़का जो लेवल 4 मास्टर है, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? टोकुगावा योसुके अचानक घबराने लगा। बाकायोरो, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती है ना? टोकुगावा योसुके को अचानक वो खबर याद आई जो कुछ समय पहले ही मेटाह्यूमन कम्युनिटी में फैली थी। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाइनीज लड़के के बारे में थी जो 16 या 17 साल की उम्र में ही लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। जियांग फे, टोकुगावा योसुके ने गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ ये 2 चाइनीज शब्द कहे। हैं? क्या तुम मुझे जानते हो? जियांग फे हैरान रह गया। उसने पहले कभी इस लेवल का निंजा नहीं देखा था। ओकासान, जियांग फे का रिएक्शन देखकर टोकुगावा योसुके लगभग रोने वाला था। उसने अपने काम से काम क्यों नहीं रखा? उसे खुद को सामने लाने की क्या जरूरत थी? अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वो अब एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट का टारगेट बन गया था। एक पल के लिए टोकुगावा योसुके और जियांग फे दोनों अपनी जगह पर सुन खड़े रहे। जियांग फे को समझ नहीं आया कि इस जापानीज आदमी के कहने का क्या मतलब है। उसका नाम लेने के बाद इस निंजा ने अपनी मां को याद किया। फिर वो बिना कुछ कहे बस उसे बेबसी से घूरने लगा। फिलहाल टोकुगावा योसुके इतना डरा हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी ताकत के लिए बहुत मशहूर थे। अगर वो अपने ही लेवल के किसी चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट के सामने होता तो शायद वो भागने के बारे में सोचता। वो अपने ही लेवल के चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, तो फिर अपने सामने खड़े इस मार्शल आर्टिस्ट की बात तो छोड़ ही दो जो उससे एक लेवल ऊपर था। मेटा ह्यूमन कम्युनिटी में एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड रूल था, अगर तुम्हें उड़ना या टेलीपोर्ट करना नहीं आता है तो बेहतर यही होगा कि तुम किसी चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट से रेस मत लगाओ। बदकिस्मती से टोकुगावा योसुके को उड़ना या टेलीपोर्ट करना नहीं आता था। हालांकि वो एलिमेंटल जुत्सु का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन वो डिस्टेंस बहुत कम होता था। उसका इस्तेमाल सिर्फ अचानक आए खतरे से बचने के लिए किया जा सकता था, दुश्मन से दूर भागने के लिए नहीं। इसलिए टोकुगावा योसुके को यह तय करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि उसे भाग जाना चाहिए या अपनी जान बचाने के लिए लड़ना चाहिए। उसे सरेंडर करने के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी, वो कोई ऑप्शन ही नहीं था। चाइना और जापान बहुत लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे। दोनों में से किसी भी देश की एक दूसरे के प्रिजनर्स पर दया करने की आदत नहीं थी। बेसिकली इंटेरोगेशन के तुरंत बाद प्रिजनर्स को मार दिया जाता था। टोकुगावा योसुके की नज़रों में जियांग फे एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट था। अगर वो जियांग फे से भिड़ता तो उसकी मौत पक्की थी। अगर वो भागने की कोशिश भी करता तो 80% चांसेस थे कि जियांग फे उसे पकड़कर मार डालेगा। वो अच्छी तरह जानता था कि अब उसका समय आ चुका है और यही वजह थी कि वो बिना कुछ कहे बेबसी से जियांग फे को देख रहा था। भाड़ में जा, मेरे पास तेरे साथ घूरने का कॉन्टेस्ट खेलने का टाइम नहीं है। जियांग फे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टोकुगावा योसुके एक जोनिन है। उसे लगा कि ये निंजा कोई मामूली चुनीन है जो उस पर सरप्राइज अटैक करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी लेजर गन उठाई और उसकी तरफ एक गोली चला दी। भागो! जियांग फे के हाथ उठाते ही टोकुगावा योसुके की जान हलक में आ गई। टोकुगावा योसुके ने तुरंत एक स्मोक बॉम्ब फेंका। हवा में धुआं फैलते ही उसने इस मौके का फायदा उठाकर एस्केप जुत्सु का इस्तेमाल किया और वहां से भाग निकला। तुम कहां भागने की कोशिश कर रहे हो? जब जियांग फे ने उस निंजा को भागते हुए देखा तो उसने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जियांग फे की नजरों में टोकुगावा योसुके सिर्फ एक लेवल 2 चुनिन था, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं डरा था। इसके अलावा वो ग्रुप से अलग होने का प्लान बना ही रहा था ताकि उसे न्यूक्लियर फ्यूल चुराने का मौका मिल सके। चूंकि टोकुगावा योसुके ने जियांग फे की ताकत का गलत अंदाजा लगा लिया था, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था। वो बस पागलों की तरह भागता रहा। इसके उलट जियांग फे ने टोकुगावा योसुके की ताकत को कम आंका था, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर टोकुगावा योसुके का पीछा कर रहा था। स्पीड पोशन। सिर्फ अपनी स्पीड के भरोसे टोकुगावा योसुके को पकड़ना जियांग फे के लिए इम्पॉसिबल था। इसलिए उसने तुरंत अपनी स्पेशल रिंग से स्पीड पोशन की एक बॉटल निकाली। उसे ये स्पीड पोशन हब बॉक्स से मिला था। उसके पास सिर्फ कुछ ही बॉटल्स थीं, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करने से बचता था। हालांकि अब उसके पास R&D लैब थी। जब तक वो डेटा रिकॉर्ड कर लेता वो इस पोशन को प्रोड्यूस कर सकता था।
इसलिए जियांग फे ने तुरंत वो पोशन पिया और तोकुगावा योसुके का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। बाका जियांग फे को अपने करीब आते देखकर तोकुगावा योसुके रोने ही वाला था। वो अफवाह सच थी जिसमें कहा जाता था कि तुम्हें चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट के साथ रेस नहीं लगानी चाहिए। अब एक लेवल 4 चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट उसका पीछा कर रहा था। क्या वो सच में आज मरने वाला था? फ्यू फ्यू फ्यू। टोकुगावा योसुके का पीछा कर रहे जियांग फे के लिए ये सिर्फ एक रेस नहीं थी। उसके हाथ में मौजूद लेजर गन किसी पर कोई रहम नहीं खा रही थी। लेजर बीम्स लगातार टोकुगावा योसुके के शरीर के पास से गुजर रही थीं। वो गर्म लेजर बीम्स उसे कई बार छीलकर निकल चुकी थीं। टोकुगावा योसुके का दिल लगभग उसके सीने से बाहर आ रहा था, लेकिन वो पीछे मुड़कर जियांग फे से लड़ने से और भी ज्यादा डर रहा था। इसलिए उसके पास जियांग फे के अटैक से बचने के लिए बार बार एस्केप जुत्सु का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसमें उसके शरीर का बहुत सारा चक्रा खर्च हो रहा था। जियांग फे ने भागते हुए टोकुगावा योसुके का पीछा किया। वो दोनों भागते हुए काफी दूर निकल गए। कुछ ही देर में जियांग फे, लुओ हाओ और बाकी लोगों की नजरों से ओझल हो गया। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए टोकुगावा योसुके का अपने सीक्रेट निंजा बेस की तरफ भागना नॉर्मल था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो सीक्रेट निंजा बेस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट साइट ही था। चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस ने जो सोचा था वो सच निकला। टोकुगावा फैमिली के तीनों जूनियंस असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही मौजूद थे। उनमें से जो थोड़ा कमजोर था उसने लुओ जहन को अपने पीछे लगा लिया था। ओरिजिनली टोकुगावा योसुके का प्लान इस मौके का फायदा उठाकर बाकी सारे चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स को मारने का था। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी। उसका सामना लेजेंडरी जीनियस मार्शल आर्टिस्ट लेवल 4 के जियांग फे से हो गया। अगर उसके जैसा लेवल 3 निंजा किसी लेवल 4 चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने की कोशिश करता तो ये सुसाइड करने जैसा था। इसलिए टोकुगावा योसुके पागलों की तरह अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट साइट की गहराइयों की तरफ भागा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका टीचर टोकुगावा नारा वहीं पर था। टोकुगावा योसुके के पीछे भाग रहे जियांग फे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। वो पहले कभी किसी निंजा से नहीं लड़ा था। पिछली बार निकोडा बहुत जल्दी मर गया था, इसलिए उसके लिए यह बताना मुश्किल था कि टोकुगावा योसुके कितना स्ट्रांग है। उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने टोकुगावा योसुके का पीछा किया। जियांग फे को बिल्कुल नहीं पता था कि आगे उसके लिए क्या खतरा इंतजार कर रहा है। जब जियांग फे ने नोटिस किया कि वो टोकुगावा योसुके से 10 मीटर से भी कम दूरी पर है तो वो मुस्कुराया। जंपिंग स्लैश। इस स्किल को यूज करने के बाद जियांग फे को अपने पैरों के बीच कुछ गर्मी महसूस हुई। फिर उसने छलांग लगाई और सीधा टोकुगावा योसुके की तरफ झपटा। अपने पीछे की मूवमेंट्स में बदलाव महसूस करके टोकुगावा योसुके ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी जान ही निकल गई। टोकुगावा योसुके सिर्फ अपनी खराब किस्मत को दोष दे सकता था। उसने जियांग फे को जमीन से छलांग लगाते हुए नहीं देखा था। जिस पल वो पीछे मुड़ा, जियांग फे पहले ही हवा में था। जियांग फे उसकी तरफ लगभग 10 मीटर्स तक उछला था। इसलिए टोकुगावा योसुके की नजरों में जियांग फे ने उस तक उड़कर आने के लिए क्यूई का इस्तेमाल किया था। जियांग फे इतने कम टाइम में अपनी क्यूई को चैनल करके हवा में उड़ पाया था। सिर्फ वही चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट ऐसा कर सकते थे जिन्होंने चिंगोंग में महारत हासिल कर ली थी और लेवल 4 के पीक पर थे। चाइना में ऐसे 5 से भी कम लोग थे जो इतने पावरफुल थे। चूंकि जियांग फे जैसा कोई इंसान उसका पीछा कर रहा था, टोकुगावा योसुके का अचानक भागने का मन ही नहीं किया। मौत उतनी डरावनी नहीं थी। मौत का इंतजार करना ज्यादा डरावना था। बाका, कमीने चाइनीज इंसान, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे मार दे। हम जापानीज लोग कभी मौत से नहीं डरते। आजा, बस मुझे मार दे। अगर मैंने पलटवार किया तो मैं मर्द नहीं। मार मुझे। और मुझे मार। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है तो वो अपना गुस्सा जाहिर करता है। टोकुगावा योसुके बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। उसके दिल में जियांग फे की ताकत एक बार फिर से एक मिथ बन चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उसमें अब भागने की हिम्मत भी नहीं बची थी। अपने मरने तक बिल्ली और चूहे का खेल खेलने से अच्छा था कि इस सबको जल्दी खत्म कर दिया जाए। ये क्या बकवास है? इन जापानीज लोगों को क्या परेशानी है? जब जियांग फे ने देखा कि टोकुगावा योसुके ने भागना बंद कर दिया है तो उसे लगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ना चाहता है। उसने इस निंजा से ऐसी बातें कहने की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मार मुझे। और मुझे मार। टोकुगावा योसुके पागलों की तरह चिल्लाता रहा। मौत के इंतजार के इतने भारी प्रेशर में उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। ऐसी चीज मांगने वाले बहुत लोग नहीं होते, लेकिन हम चाइनीज लोगों को दूसरों की मदद करना सबसे अच्छा लगता है। जियांग फे को समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। हालांकि चूंकि ये लड़का खुद मरने की भीख मांग रहा था, इसलिए जियांग फे उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देगा। जियांग फे ने अपनी लेजर गन उठाई और तुरंत ट्रिगर दबा दिया। फ्यू। एक लाल रोशनी चमकी और टोकुगावा योसुके के माथे पर एक छोटा सा छेद बन गया। लेजर की जबरदस्त गर्मी की वजह से जख्म पहले ही जल चुका था, इसलिए वहां से बिल्कुल खून नहीं निकला। वो लेवल 3 जूनिन बिना किसी साफ वजह के बस ऐसे ही मारा गया। ये कहने की बजाय कि जियांग फे ने उस जूनिन को मारा है,
ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो अपने ही डर से मर गया था। ये जापानीज सच में पागल हैं। जियांग फे ने कंधे उचकाए। जियांग फे ने ओरिजिनली सोचा था कि इस निंजा के पास अभी भी कोई चाल बाकी होगी। हालांकि निंजा का शरीर पहले ही अकड़ चुका था और कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो इस सब के लिए जापानीज लोगों के पागलपन को ही दोष दे सकता था। अभी तक जियांग फे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अभी जिस निंजा को मारा है वो असल में एक जुनिन था। योसुके। उसी वक्त सामने से एक जोर की चीख सुनाई दी। जियांग फे पीछा करते करते टोकुगावा योसुके को अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट साइट की गहराइयों तक ले आया था। इससे पहले जब टोकुगावा योसुके इतना डर गया था कि वो पागल हो गया था, उसके लगातार चिल्लाने की आवाज ने उस एरिया को गार्ड कर रहे टोकुगावा नारा को अलर्ट कर दिया था। हालांकि जब टोकुगावा नारा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जियांग फे ने उसके प्यारे अप्रेंटिस को गोली मार दी है। कमीने, तूने उसे मार डाला। टोकुगावा योसुके टोकुगावा नारा का फेवरेट अप्रेंटिस था, और तो और टोकुगावा योसुके पहले ही जूनिन लेवल में एडवांस कर चुका था। पूरी टोकुगावा फैमिली को इस जीनियस निंजा के लेवल 4 में एडवांस करने और स्पेशल जूनिन बनने का बेसब्री से इंतजार था, जिससे एक बार फिर टोकुगावा फैमिली का स्टेटस ऊंचा हो सकता था। बदकिस्मती से टोकुगावा फैमिली के उभरते सितारे को किसी ने बस ऐसे ही मार दिया था। असल में टोकुगावा योसुके की मौत उसकी समझदारी और फेम से भी जुड़ी थी। बचपन से ही उसे एक जीनियस का टाइटल दिया गया था। उसने अपने साथियों से 10 गुना ज्यादा तेजी से निंजुत्सु सीखा था और 30 साल की उम्र से पहले ही उसे जुनिन बना दिया गया था। टोकुगावा योसुके की जिंदगी बहुत ही स्मूथ और आसान रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे प्रेशर से डील करना बिल्कुल नहीं आता था। जियांग फे की अपीयरेंस से कई बार धोखा खाने के बाद वो बेवजह खुद को डरा बैठा और आखिर में पागल हो गया। अपने अप्रेंटिस को मरा हुआ देखकर टोकुगावा नारा की आंखों में आग धधक उठी। वो जियांग फे से बेइंतहा नफरत करने लगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये चिल्लाते ही उसने 3 सुलगते हुए शूरिकन सीधे जियांग फे की तरफ फेंक दिए। उसी समय टोकुगावा नारा ने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी। बस 1 सेकंड में वो जियांग फे के 5 मीटर सामने था। वो अपने फेंके हुए 3 शूरिकन से भी ज्यादा तेज भागा। जियांग फे के करीब आने के बाद टोकुगावा नारा तुरंत जियांग फे की नजरों से गायब हो गया। शिट! जियांग फे हैरान रह गया। वो जानता था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हालांकि इस समय वो अकेला और बेबस था। वो सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था। बाईं तरफ 30 डिग्रीज पर एक अननोन लाइफ फॉर्म जो फिलहाल 3 मीटर्स दूर है आपकी तरफ आ रहा है। जियांग फे को एक बार फिर 0541 की आवाज सुनाई दी। फोर्स पंच। कुछ देर के लिए अपनी पावर चार्ज करने के बाद जियांग फे ने 0541 की बताई हुई डायरेक्शन में मुक्का मारा। क्या? इस वक्त जियांग फे पर अटैक करने जा रहा टोकुगावा नारा हैरान रह गया। चूंकि वो वहां देर से पहुंचा था, इसलिए वो इससे पहले जियांग फे की परफॉर्मेंस नहीं देख पाया था। इस वजह से जियांग फे के इस अचानक हमले ने उसे भी चौंका दिया था, बिल्कुल टोकुगावा योसुके की तरह। वो एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन जियांग फे का फोर्स पंच बहुत ही तेजी से आया था। जियांग फे का मुक्का लगने से पहले टोकुगावा नारा के पास अपनी टाची को अपने सामने लाने का ही टाइम था। क्लैंग! एक तेज आवाज के साथ जियांग फे के मुक्के ने टोकुगावा नारा की पुश्तैनी टाची को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। डिंग, डिंग, डिंग! वो तीनों शूरिकन्स बस जियांग फे तक पहुंचे ही थे। हालांकि जियांग फे के अटैक करने के बाद उसकी बॉडी के बाहर एक शील्ड बन गई थी। वो तीनों शूरिकन्स जियांग फे का ध्यान भटकाने के लिए थे, इसलिए वो इतने खतरनाक नहीं थे और शील्ड ने उन्हें आसानी से रोक लिया। बाका, तुम जियांग फे हो? टोकुगावा नारा के माथे पर अचानक सिलवटें पड़ गईं। इस लड़के ने एक मुक्के से उसकी पुश्तैनी टाची तोड़ दी थी। 16 या 17 साल का कोई और लड़का नहीं था जो क्यूई बॉडी प्रोटेक्शन कर सकता था। टोकुगावा नारा को साफ समझ आ गया था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का कौन है। यह एहसास होने के बाद कि वो जियांग फे है, टोकुगावा नारा के पसीने छूट गए। फिर भी टोकुगावा नारा एक वेटरन निंजा था। उसने टोकुगावा योसुके से कुछ डेकेड ज्यादा दुनिया देखी थी। वो जीनियस टोकुगावा योसुके, जिसकी जिंदगी बहुत स्मूथ रही थी, एक्सपीरियंस और मेंटल मैच्योरिटी के मामले में टोकुगावा नारा के सामने कुछ भी नहीं था। जियांग फे की आइडेंटिटी का अंदाजा लगाने के बाद टोकुगावा नारा जान गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। हालांकि अपने अप्रेंटिस के उलट वो हाथ पर हाथ धरकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करने वाला था। मैंने सुना है कि भले ही ये जियांग फे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। शायद आज इसके साथ होने वाली बैटल मुझे लेवल 4 तक एडवांस करने में मदद कर दे। शांत होने के बाद टोकुगावा नारा को अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। वो काफी लंबे समय से लेवल 3 के पीक पर अटका हुआ था और उसे कभी ब्रेक थ्रू करने का मौका नहीं मिला था। उसके लिए आज जियांग फे के साथ होने वाली ये बैटल एडवांस करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। क्लैंग! जियांग फे ने साफ तौर पर एक मुक्के से टोकुगावा नारा की टाची तोड़ दी थी। हालांकि एक निंजा होने की वजह से टोकुगावा नारा के पास बहुत सारे निंजा टूल्स थे। उसने ना जाने कहां से एक साई निकाल ली। ऐसा लग रहा था मानो वो जियांग फे के साथ लड़ने की प्लानिंग कर रहा था। शिट! मैं मुसीबत में फंस गया हूं। भले ही जियांग फे इनएक्सपीरियंस था, लेकिन वो जानता था कि उसका सामना एक पावरफुल ओपोनेंट से हुआ है।
पिछली छोटी सी कॉन्फ्रंटेशन से जियांग फे बता सकता था कि ये बूढ़ा जापानीज आदमी एक जूनिन है। सच कहा जाए तो जियांग फे किसी लेवल 3 जूनिन से सीधे भिड़ने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था। किस्मत से एम्पावरिंग पिल के इफेक्ट्स अभी तक गायब नहीं हुए थे, और तो और जियांग फे ने चुपचाप एक और अवेकनिंग पिल खा ली थी। भले ही ये पिल उसकी रिस्पॉन्स स्पीड और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ा सकती थी, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत छोटा था। ये सिर्फ 5 मिनट तक ही टिकता था। जियांग फे जानता था कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। किसी निंजा के सामने पेशेंट रहना पक्का कोई अच्छा आइडिया नहीं था। हाथ उठाते ही उसने लेजर गन सीधा टोकुगावा नारा पर तान दी। फिर जियांग फे ने लगातार ट्रिगर दबाया। अनगिनत डेथ रेस टोकुगावा नारा की तरफ किसी तूफानी बारिश की तरह फायर होने लगी। प्रतिशत और तारांकन उस बूढ़े जापानीज निंजा ने अपनी भाषा में गाली दी। फिर वो सफेद धुएं में बदल गया। सफेद धुआं गायब होने के बाद उस निंजा की ओरिजिनल पोजीशन पर लकड़ी के एक टूटे हुए टुकड़े के अलावा कुछ नहीं बचा था। वार्निंग, एन अननोन लाइफ फॉर्म इज अप्रोचिंग यू फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एट हाई स्पीड। जियांग फे ने 0541 की एंग्शियस आवाज सुनी। प्यू 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 प्यू। जियांग फे तेजी से घूमा और अपनी लेजर गन से लगातार फायर करते हुए कई लेजर बीम्स दाग दी। थंप। सफेद धुआं उठा। उस बूढ़े जापानीज आदमी ने एक बार फिर लेजर्स से बचने के लिए एस्केप जुत्सु का इस्तेमाल किया था। भले ही वो लेवल 3 था, लेकिन टोकुगावा नारा लेजर गन से निकलने वाली लेजर बीम्स को काउंटरैक्ट करने के लिए चक्रा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये घाटे का सौदा होता। शिट, वो सच में बहुत तेज है। जियांग फे टोकुगावा नारा की पोजीशन का बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रहा था। उसके अटैक्स पूरी तरह से 0541 की स्कैनिंग के रिजल्ट्स पर बेस्ड थे। बाका, वो बहुत स्ट्रांग है। मैं उसके बिल्कुल भी करीब नहीं जा पा रहा हूं। वो बहुत दूर से ही पता लगा लेता है कि मैं कहाँ हूं। टोकुगावा नारा भी बहुत एंग्शियस था। भले ही चक्रा के बजाय निंजुत्सु का इस्तेमाल करके लेजर बीम से बचना ज्यादा सही था, लेकिन इसमें भी उसके शरीर की एनर्जी खर्च हो रही थी। इसके उलट जियांग फे एक गुण से लड़ रहा था। भाड़ में जाए ये सब। कई बार टेस्ट करने के बाद टोकुगावा नारा ने फैसला किया कि वो नेक्स्ट लेवल में एडवांस करने की उम्मीद में ये रिस्क लेगा। थंप। अपनी बाईं तरफ धुआं उठते ही जियांग फे तेजी से घूमा। फिर उसने अपनी लेजर गन से कुछ शॉट्स फायर किए। वार्निंग, वार्निंग, एन अननोन लाइफ फॉर्म इज अप्रोचिंग यू फ्रॉम द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एट हाई स्पीड। 0541 ने जोर से वार्न किया। जाहिर सी बात थी कि जियांग फे उस निंजा की ट्रिक में फंस चुका था। शिट, जियांग फे हैरान रह गया। वो जानता था कि इस बार वो फोर्स पंच दोबारा यूज नहीं कर सकता। उसके पास चार्ज करने के लिए इनफ टाइम नहीं था। आजा। जियांग फे ने तुरंत एक डिसीजन लिया और निंजा के अटैक को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने सीधा एक मुक्का जड़ दिया। पफ। टोकुगावा नारा, जिसके हाथ में वेपन था, उसने नेचुरली जियांग फे पर पहले हिट किया। वो साई जियांग फे के बाएं कंधे में धंस गईं। भले ही एम्पावरिंग पिल लेने के बाद जियांग फे का डिफेंस एनहांस हो गया था और ऑर्डिनरी गोलियां उसकी स्किन को पार नहीं कर सकती थीं, लेकिन इस लेवल 3 निंजा के अटैक में एक यूनिक एनर्जी थी। किसी निंजा का चक्र कोई मजाक नहीं था। हालांकि जियांग फे की एम्पावरिंग पिल पूरी तरह बेकार नहीं थी। भले ही टोकुगावा नारा का अटैक उसकी स्किन चीरते हुए अंदर घुस गया था, लेकिन वो घाव ज्यादा गहरा नहीं था। ये सिर्फ एक फ्लैश वुंड था जिससे उसकी हड्डियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बूम। अगले ही पल जियांग फे का मुक्का टोकुगावा नारा के सीने पर पड़ा। भले ही टोकुगावा नारा ने अपनी बॉडी का सारा चक्रा डिफेंस पर फोकस कर लिया था, लेकिन जियांग फे का मुक्का कोई ऑर्डिनरी मुक्का नहीं था। पेनेट्रेटिंग चुई स्ट्राइक कंप्लीटली इग्नोर्स डिफेंस फॉर वन अटैक, डील्स प्योर डैमेज टू अ टारगेट। ये इफेक्ट चाइनीज मार्शल आर्ट्स में किसी अटैक के अंदर क्यूई प्रोजेक्ट करने जैसा ही था। थंप। जियांग फे के मुक्के ने टोकुगावा नारा को 4 या 5 मीटर दूर हवा में उछाल दिया। टोकुगावा नारा जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। भले ही उसके चाक्रा ने उसकी एक्सटर्नल बॉडी को परफेक्टली प्रोटेक्ट किया था, लेकिन उसके इंटरनल ऑर्गन्स को सीरियस डैमेज पहुंचा था। हा चाइनीज लड़के, भले ही तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो। खून उगलते हुए टोकुगावा नारा ने अपनी टूटी फूटी चाइनीज में जियांग फे का मजाक उड़ाया। जापानीज, तुम्हारी मौत सिर पर खड़ी है और तुम अभी भी बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। जियांग फे ने नफरत से मुंह बनाते हुए कहा। उसे सिर्फ एक छोटा सा फ्लैश वुंड हुआ था। इसे एचपी पोशन की एक बॉटल से ठीक किया जा सकता था। इसके उलट जियांग फे का मुक्का खाने के बाद इस बूढ़े जापानीज आदमी की कॉम्बैट पावर कम से कम आधी हो चुकी थी। हा चाइनीज बच्चे, तुम मरने वाले हो और तुम्हें पता तक नहीं है। टोकुगावा नारा ने अपने हाथों में मौजूद साई को प्राउडली हवा में हिलाते हुए कहा। जियांग फे ने नोटिस किया कि साई की नोक पर उसका ही खून लगा था। हालांकि वो खून काला पड़ चुका था। ये साफ था कि उसमें जहर था। क्या? जियांग फे ने अपने जख्म को देखा। जख्म पहले ही सूज चुका था। घाव से जहरीला काला खून टपक रहा था। अगले ही पल जियांग फे को अपनी बॉडी का बायां हिस्सा सुन्न होता हुआ महसूस हुआ और वो अपने बाएं हाथ पर से कंट्रोल खोने लगा। शिट, जियांग फे ने मन ही मन गाली दी। उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये जापानीज निंजाज इतने कमीने होंगे।
उन्होंने सच में अपने वेपन्स पर जहर लगाया हुआ था। हा 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 हा, चाइना की हिस्ट्री का सबसे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट मेरे हाथों मरेगा। हा 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 हा। योसुके, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारा बदला ले लिया है। भले ही वो अभी भी खून उगल रहा था, लेकिन टोकुगावा नारा खुशी से हंस रहा था। फिलहाल भले ही वो वापस खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन जियांग फे 1 मिनट के अंदर जहर से मर जाएगा, इसलिए जीत अभी भी उसी की थी। जापानीज, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। जियांग फे ने ताना मारा और फिर अपनी स्पेशल रिंग से कम्युनिकेट किया। 0541 ने जियांग फे की मर्जी के हिसाब से तुरंत पोशन की एक बॉटल प्रोड्यूस कर दी। एंट मिल्क आफ्टर यूज रिमूव्स ऑल एबनॉर्मल कंडीशंस एंड स्लोली रिस्टोर्स योर हेल्थ पॉइंट्स। ये वो गिफ्ट था जो एंट क्वीन ने खुद को बचाने के लिए दिया था। भले ही इसकी क्वांटिटी लिमिटेड थी, लेकिन इसके इफेक्ट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे थे। पोशन पीने के बाद जियांग फे को तुरंत अपनी बॉडी हल्की महसूस होने लगी। उसकी बॉडी के बाएं हिस्से का सुन्नपन पलक झपकते ही गायब हो गया। उसके बाएं कंधे के जख्म से बहुत सारा काला खून बाहर बहने लगा। कुछ ही देर में वो काला खून लाल हो गया। ये साफ था कि जहर का असर खत्म हो चुका था। और तो और चक्रा का वो छोटा सा हिस्सा जो जियांग फे की बॉडी को इंटरनली डिस्ट्रॉय कर रहा था, वो भी क्लियर हो चुका था। फिर जियांग फे ने एचपी पोशंस की 2 बॉटल्स निकालीं। उसने एक बॉटल पी ली और एक बॉटल सीधा अपने जख्म पर उड़ेल दी। टोकुगावा नारा सिर्फ खौफ से देखता रह गया जब जियांग फे का जख्म उसकी आंखों के सामने तेजी से भर गया। पलक झपकते ही पपड़ी सूखकर गिर गई और जियांग फे का कंधा एकदम नया जैसा हो गया। इम्पॉसिबल। टोकुगावा नारा लगभग बेहोश ही होने वाला था। वो अपनी आंखों के सामने हो रही चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे लगा था कि उसने अपनी जीत पक्की कर ली है। वो बस जियांग फे के जहर से मरने का इंतजार कर रहा था। हालांकि पलक झपकते ही जियांग फे परफेक्टली नॉर्मल हो चुका था। टोकुगावा नारा पहले ही अपनी कॉम्बैट पावर्स खो चुका था। अब क्या? ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। टोकुगावा नारा इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि जियांग फे को एक खरोंच तक नहीं आई थी। बूढ़े जापानीज, गुड बाय। जियांग फे बचपन से मूवीज देखता आ रहा था। वो जानता था कि अगर उसने दुश्मन को ताना मारा और उसे मारने में देरी की तो दुश्मन उसे ऑफ गार्ड पकड़कर उल्टा उसे ही मार देगा। इसलिए उसने टोकुगावा नारा के साथ बकवास करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने सीधा अपनी लेजर गन उठाई और टोकुगावा नारा पर कई शॉट्स फायर कर दिए। टोकुगावा नारा ने अपने दांत पीस लिए। वो अपने चक्रा को चैनल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भागने के लिए निंजुत्सु का इस्तेमाल कर सके। हालांकि उसकी इंजरीज बहुत सीरियस थीं। खून उगलते ही उसका चक्रा पूरी बॉडी में स्कैटर हो गया। इससे पहले कि टोकुगावा नारा अपनी गलती सुधार पाता, जियांग फे की लेजर बीम्स उस तक पहुंच चुकी थीं। आखिर में जियांग फे की लेजर बीम्स ने एक पावरफुल जुनिन को जलाकर राख के ढेर में बदल दिया। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि टोकुगावा नारा मर चुका है तो जियांग फे ने राहत की सांस ली। भले ही ऐसा लग रहा था कि उसने ये बैटल आसानी से जीत ली है, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा रिस्की था। वो लकी था कि टोकुगावा नारा ने उसके कंधे पर हिट किया था। क्या होता अगर वो उसकी गर्दन होती? साथ ही टोकुगावा नारा जियांग फे की लेवल 4 की प्रॉवेस से डर गया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने रिस्क लेने का फैसला किया। वरना वो अपनी सुपीरियर एजिलिटी और स्पीड का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता था और आराम से जियांग फे के साथ खेल सकता था। फिर वो जियांग फे की कमियों का फायदा उठाकर उसे तड़पा तड़पा कर मार सकता था। हालांकि टोकुगावा नारा, जिसने जियांग फे को डिटेल में नहीं समझा था, उसने अपना सब कुछ एक ही अटैक पर दांव पर लगाने का फैसला किया। वो जियांग फे को मारने के लिए अपने यूनिक पॉइजन पर रिलाई करना चाहता था। वो इसके बदले में जियांग फे का एक अटैक सहने के लिए भी तैयार था। टोकुगावा नारा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग फे के पास एंट मिल्क जैसा गॉडली पोशन होगा जो सारी एबनॉर्मल कंडीशंस को रिमूव कर सकता था। इस चीज ने टोकुगावा नारा के केयरफुली प्लान्ड अटैक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। टोकुगावा नारा को मारने के बाद जियांग फे न्यूक्लियर टेस्ट साइट की गहराइयों में आगे बढ़ता रहा। चूंकि उसने टेस्ट साइट का स्ट्रक्चरल मैप पहले ही देख लिया था और 0541 को उसे कॉपी करने के लिए कह दिया था, इसलिए वो साफ जानता था कि उस वेयरहाउस तक कैसे पहुंचना है जहां न्यूक्लियर फ्यूल्स रखे हुए थे। मैप के हिसाब से यही वो जगह होनी चाहिए जहां वेपन ग्रेड न्यूक्लियर फ्यूल स्टोर किए गए हैं। 0541 ने जियांग फे को एक वेयरहाउस के दरवाजे की तरफ डायरेक्ट किया। वहां कोई गार्ड नहीं था, लेकिन वो जगह एक्सट्रीमली वेल प्रोटेक्टेड थी। हर तरफ मोटी कंक्रीट की दीवारें थीं। वो किसी चोर से नहीं, बल्कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर से खुद को गार्ड कर रहे थे। क्या तुम वेयरहाउस को अनलॉक कर सकते हो? जियांग फे ने पूछा। पासवर्ड सिस्टम बहुत बेसिक है कैप्टन, आपको बस मेरी मेन बॉडी को यहाँ के सेंट्रल कंट्रोल कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्ट करना है, 0541 ने कहा। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया। 0541 ने जिस एक्सटर्नल कनेक्शन की बात की थी उसे करना बहुत आसान था। जियांग फे को बस इतना इंश्योर करना था कि उसकी मिस्टीरियस रिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इंटरफेस को टच करे। क्लिक क्लिक। पासवर्ड लॉक खुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये वैसा ही इजी था जैसा 0541 ने बताया था। जल्द ही वो भारी लीड का दरवाजा धीरे से खुल गया। वार्निंग वार्निंग, अलाउड रेडिएशन लिमिट हैज बीन सीरियसली एक्सीडेड।
ऑल स्टाफ प्लीज इवैक्यूएट इमीडिएटली। दरवाज़ा खुलने के बाद कंट्रोल रूम में तुरंत अलार्म बजने लगा। भले ही न्यूक्लियर रेडिएशन जियांग फे के लिए भी बहुत हार्मफुल था, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी मिस्टीरियस रिंग उसे प्रोटेक्ट कर लेगी। कैप्टन चलिए अंदर चलते हैं, यहां बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूल स्टोर किया गया है। 0541 थोड़ा एक्साइटेड लग रहा था। जियांग फे वेयरहाउस के अंदर गया। ये किसी ऑर्डिनरी वेयरहाउस से अलग था। अंदर जाने के बाद एक लंबा रैंप था जो अंदर की तरफ घूम रहा था। इस तरह के डिजाइन का पर्पस वेयरहाउस में मौजूद वेपन ग्रेड न्यूक्लियर फ्यूल्स के लीकेज के रिस्क को कम करना था। मिस्टीरियस रिंग एक हल्की सी चमक के साथ रोशन हो गई। वो सारी रेडियो एक्टिव एनर्जी जो जियांग फे को हार्म कर सकती थी उसे रिंग ने एब्जॉर्ब कर लिया था। इसलिए अगर जियांग फे भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटीरियल के क्लोज कॉन्टैक्ट में भी आता तो भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आगे बढ़ते हुए जियांग फे जल्द ही वेयरहाउस के सेंटर में पहुंच गया। कमीने, जियांग फे को न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था और वो ये भी नहीं जानता था कि कितनी क्वांटिटी को एक ह्यूज अमाउंट माना जाता है। हालांकि इस वेयरहाउस का शॉकिंग साइज देखकर जियांग फे समझ गया था कि जापानीज पक्का कोई अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहे थे। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एनर्जी डिटेक्टेड। 0541 ने तेजी से इन न्यूक्लियर फ्यूल्स की लोकेशन का पता लगा लिया। ये कितना है? जियांग फे ने पूछा। अर्थ के करंट न्यूक्लियर फिशन यूटिलाइजेशन रेट के हिसाब से अगर यहां स्टोर किए गए सारे रॉ मटेरियल से वेपन्स बना दिए जाएं तो वो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होंगे। 0541 ने जवाब दिया। होली SH*T। ये जापानीज आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जियांग फे के तुरंत पसीने छूट गए। इतने ह्यूज अमाउंट में रॉ मटेरियल्स के होने से ये साफ था कि जापानीज सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने या न्यूक्लियर डिटरेंस को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को मास प्रोड्यूस करके दूसरों को डराने की प्लानिंग कर रहे थे। जापानीज लोगों और उनके लगातार क्रेजी बिहेवियर के बारे में सोचकर जियांग फे कांप उठा। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो क्या वो सच में उन्हें सिर्फ डिटरेंस के लिए यूज करेंगे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वक्त जियांग फे थोड़ा हेजिटेंट था। अगर 0541 ने ये सारे न्यूक्लियर मटेरियल्स ले लिए तो जियांग फे की स्ट्रेंथ तो पक्का बढ़ जाएगी। हालांकि ये बिल्कुल वैसा होगा मानो वो एविडेंस मिटाने में जापानीज लोगों की मदद कर रहा हो। इस तरह से बाकी सबको जापानीज लोगों की इस कंस्पिरेसी पर यकीन कैसे होगा? बिना एविडेंस के चाइना मार्शल आर्ट्स अलायंस के ऑफिशियल्स भी बस यही सोचेंगे कि जापानीज सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, बजाय इसके कि वो सच में इन वेपन्स के बैचेस को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह यूज करने का प्लान बना रहे थे। कैप्टन, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मैं इन सारे न्यूक्लियर फ्यूल्स और बाहर मौजूद नॉन वेपन ग्रेड रेडियो एक्टिव एनर्जी को निगल लूं तो मेरी मेन बॉडी का ज्यादातर हिस्सा रिपेयर हो जाएगा। उस टाइम आप सर्च फंक्शन एक्टिवेट कर पाएंगे और हम वेपन R&D लैब को ढूंढ सकेंगे। अगर ऐसा हो गया तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसी चीजें कोई थ्रेट नहीं रह जाएंगी। 0541 ने कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जियांग फे ने पूछा। आखिर भले ही उन्होंने इस बार जापानीज लोगों का प्लान रुइन कर दिया था, लेकिन जब तक जापानीज लोग चाहते वो आसानी से ऐसा ही एक और न्यूक्लियर टेस्ट साइट बना सकते थे। वो अपनी रिसर्च जारी रख सकते थे और इन वेपन्स को प्रोड्यूस कर सकते थे। अगर 0541 की बात सच थी और वो सच में फंडामेंटली न्यूक्लियर बॉम्ब्स के थ्रेट को रिमूव कर पाए, सिर्फ तभी राहत की बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि प्लैनेट नामेक पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बहुत पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। भले ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन अगर 1000 मील के दायरे में एक छोटा सा फिशन सप्रेसर मौजूद हो तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्सप्लोड ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिशन सप्रेसर्स के क्रिएट होने के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब्स बहुत जल्दी आउटडेटेड और यूजलेस हो गए थे। 0541 ने हंसते हुए कहा। क्या तुम श्योर हो कि वेपन R&D लैब के डेटाबेस में फिशन सप्रेसर का डेटा मौजूद है? जियांग फे ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। आखिर उन्होंने पहले जो सिविलियन R&D लैब एक्वायर की थी उसका पूरा डेटाबेस गायब हो चुका था। डेटा वहां है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास डेटा की एक बैकअप कॉपी है। जब तक वेपन R&D लैब के पास एक प्रोडक्शन वर्कशॉप है मैं उसे तुरंत प्रोड्यूस कर पाऊंगा। 0541 ने जवाब दिया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ले लो इसे। चूंकि 0541 ने सब कुछ इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए जियांग फे के पास नेचुरली कुछ और कहने को नहीं था। हे, जापानीज तुम लोग जितने चाहो उतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स प्रोड्यूस करते रह सकते हो। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि तुम लोग तब तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते रहो जब तक तुम कंगाल ना हो जाओ। जिस पल तुम लोग इन बॉम्ब्स को इतना होल्ड कर लोगे कि दूसरों को डराने के लिए इनफ कॉन्फिडेंट हो जाओ, मैं अपने सारे पैसे इन फिशन सप्रेसर्स को मास प्रोड्यूस करने में लगा दूंगा। ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स तुम्हारे अपने घरों के अलावा और कहीं एक्सप्लोड ही नहीं हो पाएंगे। जियांग फे ने मन ही मन सोचते हुए ताना मारा। जियांग फे की कॉन्फर्मेशन मिलते ही ऑलमाइटी रिंग एक अजीब मैकेनिकल आवाज के साथ हम करने लगी। उसने अपनी छोटी सी शेप बदलकर एक क्यूब का रूप ले लिया जो जियांग फे की हथेली में आराम से फिट हो गया। कुछ क्लिक्स और बीप्स के बाद क्यूब अंदर से ग्लो करने लगा। उस मैकेनिकल क्यूब के छोटे गैप से हल्की सी चमक बाहर आ रही थी। इसके बाद जो हुआ वो इतना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था कि जियांग फे का मुंह खुला का खुला रह गया। नंगी आंखों से कभी ना दिखने वाले एटम्स क्यूब की तरफ एक्सेलरेट होने लगे।
रेडियो एक्टिव वेव्स और पार्टिकल्स को देखा नहीं जा सकता था, लेकिन हाई स्पीड पर एक्सेलरेट होने पर पार्टिकल्स गर्म होकर ग्लो करने लगते हैं। ऐसे में जब वो हवा में मौजूद दूसरे पार्टिकल से टकराए तो एक चमक दिखाई दी। जियांग फेई उस वक्त बिल्कुल यही देख रहा था। क्यूब की तरफ आती हुई ग्लोइंग वेव्स का एक पूरा समुंदर नजर आ रहा था। उस पल पूरा स्टोरेज वेयरहाउस इतने वाइब्रेंट कलर से भर गया कि यकीन करना मुश्किल था। अगर वो किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में नहीं होता तो जियांग फे शायद इस जगह को कोई फेरी टेल लैंड समझ लेता। सच तो ये था कि वो रोशनी एक्सट्रीमली फेटल थी। स्टोरेज में मौजूद हर ग्लोइंग पार्टिकल जानलेवा था। अगर इसे दुनिया में छोड़ दिया जाता तो मिलियंस लोग मारे जा सकते थे। हालांकि जियांग फे उस रोशनी के बिल्कुल बीच में आराम से खड़ा था, क्योंकि रिंग सारा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रही थी। 20 मिनट बाद वो कलरफुल लाइट शो धीमा पड़ने लगा, क्योंकि 0541 ने स्टोरेज में मौजूद लगभग सारी न्यूक्लियर एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली थी। रिंग का काम पूरा होते ही वो ट्विस्ट होकर वापस अपनी पुरानी छोटी रिंग के फॉर्म में आ गई। सब हो गया? जी सर। अब आसपास के किसी भी इंसान को इस फेटल रेडिएशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, 0541 ने खुशी से जवाब दिया। अगर किसी के पास गाइगर काउंटर होता तो उसकी रीडिंग 0 आती। चलो फिर निकलने का टाइम आ गया है। जियांग फे अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड के सेंटर में था। निंजास से निपटने के बाद लुओ जान और उसके लोग पक्का जियांग फे की डायरेक्शन में ही आते। अगर वो ऐसा करते तो उन्हें जियांग फे अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड्स के सेंटर में मिल जाता। किसी को भी यहां फंसने से बचाने के लिए जियांग फे को जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए थी। स्टोरेज से निकलने के बाद जियांग फे ने 0541 से उस जगह को लॉक करवाया और सर्वेलेंस रिबूट कर दिया। अपने सारे ट्रेसेस मिटाने के बाद जियांग फे 0541 की डायरेक्शंस फॉलो करते हुए न्यूक्लियर जनरेटर फ्यूल स्टोरेजेस की तरफ बढ़ गया। भले ही नॉन वेपनाइज्ड न्यूक्लियर फ्यूल भारी मात्रा में मौजूद था, लेकिन उनकी पावर पोटेंसी वेपनाइज्ड न्यूक्लियर पावर जितनी स्ट्रांग नहीं थी। फिर भी पावर तो पावर होती है, और जियांग फे को जो भी मिला उसने इस्तेमाल कर लिया। 0541 की दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसे अभी जो एनर्जी मिली थी वो सर्च मोड समेत कुछ फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए काफी थी। उसके बाद अगर जियांग फे पोशंस या इक्विपमेंट प्रोड्यूस करना चाहता था तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी। ब्रेव हार्ट का मेन इंजन ढूंढने से पहले उसे मिलने वाले हर एक एनर्जी सोर्स को ढूंढकर अब्जॉर्ब करना होगा। अंडरग्राउंड से बाहर आने पर जियांग फे को निंजास की बहुत सारी डेड बॉडीज दिखने लगीं। ऐसा लग रहा था कि यहां कुछ देर पहले लड़ाई हुई थी। डेथ रेट और उनकी बॉडीज की कंडीशन देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एक तरफा मैसेकर था। वो करीब 20 लोग थे और सभी लेवल 1 जेनिन्स थे। ऐसा होना तो तय ही था, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स एक असॉल्ट ग्रुप में शामिल सारे लेवल 2 चाइना मार्शल आर्टिस्ट्स थे। सरफेस पर पहुंचकर जियांग फे न्यूक्लियर पावर स्टेशन गया और देखा कि सिक्योरिटी थोड़ी इनअटेंटिव थी। हैश रिएक्टर की तरफ बढ़ते हुए जियांग फे को किसी की अजीब सी भाषा में बात करने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से पीछे मुड़ा और उसने गार्ड्स का एक ग्रुप देखा जो निंजास भी नहीं थे। वो आर्मर और राइफल से वेल इक्विप्ड थे। वो पक्का टोकुगावा फैमिली के हायर्ड गन्स थे। जियांग फे को उनसे कोई खास खतरा महसूस नहीं हुआ और उसने अपनी गन से कुछ शॉट्स फायर करके ये खेल खत्म कर दिया। जब उसने वहां मौजूद हर एक गार्ड को मार गिराया तो उसे हर तरफ से गनफायर की आवाजें सुनाई देने लगीं। अंडरग्राउंड होने की वजह से उसे ये आवाजें पहले नहीं आ रही थीं, लेकिन सरफेस पर पहुंचते ही वो फायरिंग साफ सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, टियान्यू का 3rd आर्मी ग्रुप जापानीज मर्सनरी के साथ शूटआउट में बिजी था। इसी वजह से न्यूक्लियर पावर स्टेशन की डिफेंस काफी वीक थी। रिएक्टर कंट्रोल सेंटर पहुंचने से पहले उसने कुल मिलाकर 4 और जापानीज गार्ड्स को मार गिराया था। उसी समय ज्यादातर जापानीज मर्सनरीज टियान्यू की आर्मी के साथ भिड़े हुए थे। सारे निंजास अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज में मौजूद थे, इसलिए सरफेस पर ज्यादा गार्ड्स नहीं बचे थे। जियांग फे ने आराम से न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर कुछ और जापानीज पर्सनल को मार गिराया और कंट्रोल सेंटर पर कब्जा कर लिया। वहां जियांग फे ने अपनी हथेली कंट्रोल पैनल के पास रखी और रिंग से पोर्ट को टच किया। देखते ही देखते पूरा पावर स्टेशन जियांग फे के कंट्रोल में आ गया। जियांग फे ने सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम शट डाउन किया और रिएक्टर रूम के साथ साथ स्टोरेज रूम के दरवाजे खोल दिए। जब जियांग फे ने स्टोरेज यूनिट और रिएक्टर रूम में एंट्री की तो 0541 ने इतनी तेजी से काम किया कि 10 मिनट से भी कम टाइम में रिएक्टर को फ्यूल करने वाले सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स अब्जॉर्ब हो चुके थे। फिर से वही सब रिपीट हुआ। जियांग फे ने अपने सारे ट्रेसेस मिटाए, दरवाजे बंद किए, सिक्योरिटी सिस्टम्स रिस्टोर किए और बिना कोई सुराग छोड़े वहां से निकल गया। उसका मिशन अब अकॉम्प्लिश हो चुका था। उसके बाद जियांग फे लुओ जान से मिलने के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटी की तरफ बढ़ गया। कैप्टन, मुझे अब इमरजेंसी रेस्टोरेशन मोड में जाना होगा। लगभग 12 घंटों तक मैं कोई असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, 0541 ने कहा। समझ गया, जियांग फे ने जवाब दिया। 0541 का जल्द से जल्द रिस्टोर होना उसके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला था। 0541 के रेडियो साइलेंट होते ही जियांग फे का गाइडेंस चला गया। हालांकि अपनी सुपरनैचुरल मेमोरी के दम पर जियांग फे को उस भूल भुलैया जैसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रास्ता ढूंढने के लिए 0541 की जरूरत नहीं थी। यो ब्रदर फे। जब जियांग फे बिना किसी मंजिल के भटक रहा था तभी एक आवाज गूंजी। उसने मुड़कर देखा तो वहां लुओ जान और एक और लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट खड़े थे।
उसका नाम यांग फेंग था। अगर उसे सही याद था तो वो ओल्ड यांग का भतीजा था। वो उसे बचपन से ही एक टैलेंटेड इंसान के तौर पर जानता था। वो असल में सिर्फ 30 साल की उम्र में ही लेवल 3 स्टेटस तक पहुंच चुका था। हो, मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। मुझे तो लगा था कि मैं बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं खोज पाऊंगा, जियांग फेई ने पहले से सोचा हुआ बहाना बनाते हुए कहा। उसे बस न्यूक्लियर पावर के साथ उसने क्या किया ये बताने से बचना था और फिर किसी को उस पर शक नहीं होता। ब्रदर फेई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यांग फेंग ने अपनी टीम के साथ जियांग फेई के पास आकर उसकी पॉसिबल इंजरीज चेक करते हुए कहा। कुछ देर पहले उन्हें इंटेलिजेंसेस मिली थीं कि टोकुगावा ने अपने सारे हाई रैंकिंग निंजास भेज दिए हैं। यहां तक कि लेवल 3 टोकुगावा नारा भी इस जगह पर आ रहा था। इसका मतलब था कि अंडरग्राउंड 3 स्ट्रॉन्ग जोनिन्स मौजूद हो सकते थे। जब उन्होंने सुना कि एक निंजा का सामना करने के बाद जियांग फे एमआईए हो गया है तो हर कोई पैनिक कर गया। उन्होंने पर्सनली अफर्म किया था कि जियांग फे की लेवल 4 कैपेबिलिटी सच थी, लेकिन उसका बैटल एक्सपीरियंस किसी नौसिखिए जैसा ही था। अगर वो मारा जाता या बुरी तरह जख्मी हो जाता तो उनमें लेवल 5 मास्टर के गुस्से का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। जियांग फे की सेफ्टी कंफर्म करने के बाद यांग फेंग ने अपने बाकी दोनों स्क्वाड्स को रेडियो पर खबर दे दी। जियांग फे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पल तीनों स्क्वाड्स के मिशंस अचानक सर्च एंड डिस्ट्रॉय निंजा से बदलकर सर्च एंड रेस्क्यू जियांग फे हो चुके थे।